हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने एक नई मोहब्बत की दास्तान लेकर। उम्मीद करते हैं हमारी पिछली कहानियों की तरह आप इस कहानी को भी ढेर सारा प्यार देंगे। तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ। तुझे पाने की तमन्ना दिल से निकाल दी मैंने, मगर आंखों को तेरे इंतज़ार की आदत सी बन गई थी। क्या बस इतनी ही मोहब्बत थी जो साथ में ना छोड़ दिया। मैंने तो तुम्हें हमदर्द माना था, तुमने तो दर्द से रिश्ता मेरा जोड़ दिया। इतना कहकर पुलिस की वर्दी पहने अपने केबिन में बैठे अव्यक्त ने अपनी आंखें खोली, जिसमें से आंसुओं की कुछ बूंदें बह आई। उन्हें अपनी उंगली से पोंछकर उसने अपने आंसुओं से भीगे हाथ को देखा और फिर फीका सा मुस्कुराते हुए बोला, जब से गए हो बस यही तो मिला है, बेतहाशा किसी को चाहने का यही सिला है। आंसू तो जैसे आंखों में बस ही गए हैं, क्यों बनाया तुमने ये दर्द का सिलसिला है। इतना कहकर उसने अपने आंसुओं को पूरी तरह से साफ किया और सामान्य होकर बैठ गया। लेकिन अब बस रोने से फायदा भी क्या है, तुम तो वापस आने ही नहीं वाली। अव्यक्त और भी कुछ बोलता उससे पहले ही एक कांस्टेबल अंदर आ गया। उसने आकर अव्यक्त को जय हिंद कहा तो उसने भी मुस्कुराकर जय हिंद बोल दिया। सर, तो कैसा लगा आपको हमारा फतेहाबाद। कांस्टेबल ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा। अब तक अव्यक्त खुद को संभाल चुका था। वो मुस्कुराते हुए बोला, बहुत अच्छा है। इतना कहकर उसने मन में ही कहा, यूँ तो पूरा शहर देखा था मैंने, एक अलग ही एहसास जुड़ा था इससे। पर अब वो सारे एहसास ख़त्म हो चुके हैं। तुम्हारे जाने के बाद इस शहर से मेरे वो एहसास भी ख़त्म हो गए। सर, अव्यक्त को अपनी सोच में गुम देखकर कांस्टेबल ने उसे आवाज़ लगाई तो वो अपने ख्यालों से बाहर आकर बोला, हाँ, आप कुछ कह रहे थे। कांस्टेबल ने उससे पूछा तो अव्यक्त उसके बेज पर लिखे उसके नाम को पढ़कर बोला, हाँ आनंद जी, मैं ये कह रहा था कि अपने नए एसआई को अपना थाना तो दिखा दीजिए। अरे सर, लेकिन आप अभी आए हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए, आनंद ने कहा तो अव्यक्त अपनी जगह से खड़ा होकर उसके पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, आनंद जी, हम पुलिस वाले हैं और हमारे लिए आराम करना पाप है, पाप। और ये पाप मैं तो नहीं कर पाऊंगा। उसकी बात पर दोनों ही मुस्कुरा दिए और फिर आनंद उसे अपने साथ अपने थाने को दिखाने लगा। आखिर में आनंद ने उसे अपने लॉकअप को दिखाया, जिसमें एक लड़की अपने सिर को घुटने को ऊपर इस तरह टिकाए बैठी थी कि उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अव्यक्त ने लॉकअप के पास जाकर उसे गौर से देखा। पीछे से आनंद बोला, सर, इसकी शक्ल देखकर लगता नहीं है कि इतनी मासूम सी दिखने वाली लड़की किसी का खून भी कर सकती है। पर सच तो यही है कि इसने ऐसा किया है। अपने ही पति के पेट में खंजर घोंप कर उसकी जान ले ली इसने। उसकी बात सुनने के बाद अव्यक्त फिर से उस लड़की को गौर से देखने लगा तो उसके गले में उसे कुछ चमकता हुआ नजर आया। उसने बड़े ध्यान से उसे देखा तो उसके गले में उसे एक लॉकेट दिखाई दिया, जिसे देखकर अव्यक्त की आंखें हैरानी से फैल गई। इसके साथ ही उसके जहन में कुछ बातें सुनाई देने लगी। ये लॉकेट किस लिए। तुम्हारे लिए। पर मेरे लिए क्यों। और ये कुछ अलग सा भी लग रहा है। हाँ, क्योंकि ये लॉकेट ऐसा वैसा लॉकेट नहीं है, हमारे प्यार की निशानी है। देखो, इसमें ए लिखा हुआ है, मतलब अव्यक्त की अनवी और अनवी का अवी। इसी के साथ उसके जहन में हंसी गूंजी, लेकिन इसने उसकी आंखों में एक डर और नमी ला दी थी। वो एक खौफ के साथ गले से थूक को गटकते हुए बोला, अनवी। इस आवाज़ पर उस लड़की ने अपना सिर उठाया। एक पतली सी साड़ी जख्म भरे चेहरे पर आते हुए उसके बाल, उन्हें देखकर अव्यक्त को एक पल नहीं लगा ये पहचानने में कि वो उसकी अनवी ही थी। उसका दिल तड़प उठा। वहीं अनवी का भी यही हाल था। वो दौड़कर उसके पास आया। दोनों के बीच में लॉकअप की वो सलाखें थी। दोनों ने एक दूसरे के चेहरे को छुआ और दोनों की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। अनवी, ये क्या हो गया, तुम्हारी ये हालत। अनवी तो रोए जा रही थी, कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी वो। अचानक ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। अव्यक्त ने आनंद को लॉकअप खोलने के लिए कहा तो आनंद ने तेजी से लॉकअप खोला। अव्यक्त दौड़कर उसके पास गया और उसके सिर को अपनी गोद में रखा। उसने उसके गाल को थपथपाया, लेकिन वो नहीं उठी। तो अव्यक्त ने आनंद से डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा। आनंद दौड़कर डॉक्टर को फ़ोन करने के लिए बाहर चला गया।
अव्यक्त ने अन्वी का चेहरा देखा जो कि जख्मी था। उसका हर एक जख्म उसके दिल को चीर रहा था। वो अपनी बहती आंखों से ही बोला, ये सब क्या हो गया अन्वी? मैं तो अपनी हंसती खेलती अन्वी को यहाँ छोड़कर गया था, फिर मेरी वो अन्वी इस अन्वी में कैसे बदल गई? डॉक्टर ने आकर अन्वी का चेकअप किया और बताया कि खाना ना खाने की वजह से उसे चक्कर आ गए थे और उसे थोड़ी देर में होश आ जाएगा। आनंद डॉक्टर को बाहर छोड़ने चला गया। अव्यक्त अन्वी को अपनी गोद में लेकर उसका मायूस और हताश सा चेहरा देख रहा था, जिस पर वो भाव थे ही नहीं जो तब थे जब वो उससे मिला था। यही सोचते हुए वो खो गया उन ख्यालों में जब वो अन्वी से मिला था 2 साल पहले। ओ गॉड, सारा मार्केट छान मारा लेकिन मेरे फेवरेट गॉगल्स नहीं मिले। अब कहाँ ढूंढूं मैं उन्हें? अव्यक्त ने परेशान होकर मार्केट में एक तरफ बेंच पर बैठते हुए कहा। तभी उसकी नज़र सामने की एक दुकान पर पड़ी जहां उसे वो चश्मे दिखे जिन्हें वो कब से ढूंढ रहा था। वो तेजी से दौड़कर उस दुकान पर गया और उसने दुकानदार से कहा, अंकल थैंक यू सो मच। उसकी बात पर वो दुकानदार चौंका और बोला, थैंक यू किस लिए बेटा? अरे अंकल, पूरा मार्केट छान मारा पर ये गॉगल्स नहीं मिले, लेकिन आपके पास है तो थैंक यू तो बनता है ना। उसकी बात पर वो दुकानदार और अव्यक्त दोनों ही मुस्कुरा दिए। ठीक उसी वक्त वाइट कलर का अनारकली सूट पहने एक लड़की वहां आई। उसके होंठ तो गुलाब की पंखुड़ियों की तरह गुलाबी थे, साथ ही गालों पर भी एक अलग ही चमक थी। सूरज की रोशनी में उसका गोरा रंग और भी ज्यादा निखर रहा था। वो भी आकर उसी दुकान के आगे रुकी। अव्यक्त की नज़र तो उस पर ही ठहर गई। वो एकटक उसे ही देखे जा रहा था। गिरीश अंकल, कैसे हैं आप? उसने अपनी प्यारी और मीठी आवाज़ में कहा तो वो दुकानदार मुस्कुराते हुए बोला, मैं ठीक हूँ अम्मी बिटिया, तुम कैसी हो? ओफो अंकल, कितनी बार बताऊं आपको कि मेरा नाम अवनी नहीं अनवी है। उसने अपने निचले होंठों को ऊपर करते हुए कहा तो गिरीश जी बोले, अरे बिटिया, एक तो मैं इस नाम को बड़ी मुश्किल से ले पाता हूँ, ऊपर से तुम मुझे इससे भी खतरनाक नाम बोलने को कह रही हो। उसकी बात पर अनवी खिलखिला दी और उसकी हंसी को देखकर अव्यक्त के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। कैसे आना हुआ बिटिया? गिरीश जी ने पूछा तो अनवी अपने माथे पर चपत लगाते हुए बोली, अरे मैं तो भूल ही गई, वो मुझे ना पापा के लिए उनके फेवरेट गॉगल्स चाहिए थे। बिटिया, तुमने थोड़ी देर कर दी, एक ही बचा था और वो इस लड़के ने ले लिया। गिरीश जी ने अव्यक्त की तरफ इशारा करके कहा तो अनवी की नज़र अव्यक्त पर गई जो कि उसे ही देखे जा रहा था। अनवी ने अब तक जो भी कहा वो उसे सुनाई ही नहीं दिया। एक्सक्यूज मी, अनवी ने उससे कहा लेकिन उसने सुना ही नहीं। तो अनवी उसके चेहरे के सामने हाथ हिलाते हुए बोली, हेलो। तब जाकर वो अपने ख्यालों से बाहर आया। हाँ, अव्यक्त ने हैरानी से उससे पूछा। तो वो बोली, आप कोई दूसरी शॉप से ये गॉगल्स खरीद सकते हैं प्लीज़? पर क्यों? वो मुझे घर जाने के लिए देर हो रही है और मैं अभी इस शहर में आई हूँ, इसलिए ज़्यादा दुकानों के बारे में जानती नहीं हूँ। इसलिए आप इसे मुझे दे दीजिए, आप कोई दूसरा देख लीजिए। जी, अव्यक्त ने कहकर उसे वो चश्मा पकड़ाया और फिर उससे बोला, आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? जी पूछिए। आपको नहीं लगता कि ये मेल गॉगल्स आपके ऊपर अच्छे नहीं लगेंगे? अव्यक्त की इस बात पर अनवी फिर से खिलखिलाकर हंस दी। तो अव्यक्त के चेहरे पर फिर से एक मुस्कान आ गई और वो उसे सवालिया नज़रों से देखने लगा। तो वो बोली, मैं इसे अपने लिए नहीं, अपने पापा के लिए ले जा रही हूँ, वो कल उनका बर्थडे है। ओ अच्छा, अव्यक्त ने कहा तो गिरीश जी बोले, लेकिन बेटा, तुम तो पूरे बाजार के चक्कर काट के आए हो इसके लिए और अब इसे यूं ही दे दोगे? गिरीश जी ने कहा तो अनवी ने हैरानी के साथ गिरीश जी से पूछा, ये क्या कह रहे हैं आप अंकल? हाँ बेटा, अभी इसने बताया कि पूरे बाजार में घूमा है ये इसके लिए, तब जाकर मेरी दुकान से उसे ये चश्मा मिला और अब ये तुम्हें दे रहा है। गिरीश जी की बात सुनकर अनवी ने चौंक कर अव्यक्त की तरफ देखा और बोली, लगता है ये आपके फेवरेट गॉगल्स हैं और इसीलिए आपने इनको हर जगह ढूंढा और इतनी कोशिशों के बाद ये मिले भी तो आपने मुझे दे दिए। उसकी बात पर अव्यक्त मुस्कुराया और बोला, मेरा क्या है, मैं तो फिर कभी खरीद लूँगा, पर फिलहाल आपको मुझसे ज़्यादा ज़रूरत है इनकी। आफ्टर ऑल आपके पापा का बर्थडे है तो उनकी गिफ्ट तो खास होनी ही चाहिए। सो स्वीट ऑफ यू। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, कहकर वो वहाँ से चली गई। लेकिन 2 कदम चलकर वो मुड़ी और फिर अव्यक्त के पास आकर बोली, फ़ोन निकालिए अपना। जी? अरे फ़ोन निकालिए अपना, अनवी ने अपनी बात को थोड़ी तेज़ आवाज़ में कहा। तो अव्यक्त ने फ़ोन अपनी जेब से निकाला तो अनवी ने उसे उससे ले लिया।
और उसमें एक फ़ोन नंबर सेव करके अव्यक्त को दे दिया और बोली, ये मेरा नंबर है, इस पर मैं आपको मेरे घर का एड्रेस सेंड कर दूंगी। कल आपको मेरे पापा की बर्थडे पार्टी में आना है। अनवी की बात पर अव्यक्त हैरानी से उसे देखते हुए बोला, पर हम अभी मिले हैं और आप मुझे इनवाइट कर रही हैं? ओहो, अच्छे लोगों की पहचान एक नज़र में ही हो जाती है और मेरी नज़र साफ साफ बता रही है कि आप बहुत ही डिसेंट बंदे हैं। मैं आपको एड्रेस सेंड कर दूंगी, आइएगा ज़रूर। कहते हुए वो वहाँ से चली गई। अव्यक्त ने उसके जाने की दिशा में हैरानी से देखा और फिर मुस्कुरा दिया। आज अव्यक्त बहुत खुश था। आखिर अनवी ने उसे अपने पापा की बर्थडे पार्टी में इनवाइट जो किया था। वो पूरी तरह से तैयार होकर घर से बाहर निकला। पुलिस की नौकरी के लिए तैयारी करते हुए अव्यक्त फतेहाबाद के एक छोटे से कमरे में रहकर ही पढ़ाई कर रहा था। उसके कमरे से बाहर ही सब्जी मंडी लगा करती थी। एक सब्जी वाला सड़क के उस तरफ से इधर अपने ठेले को लेकर आ रहा था। तभी एक गाड़ी तेजी से आई और उसके ठेले को टक्कर मारकर चली गई। वो तो अच्छा हुआ कि वो सब्जी वाला बच गया। अव्यक्त ने जब ये देखा तो उसकी भवें तन गई। वो उसी तरफ था, इसलिए गाड़ी को रोकने के लिए वो हाथ में एक डंडा लेकर उसके बिल्कुल सामने खड़ा हो गया, जिससे गाड़ी के ड्राइवर को गाड़ी रोकनी पड़ी। गाड़ी के अंदर बैठा अधेड़ उम्र का शख्स ड्राइवर के अचानक गाड़ी रोकने पर उससे बोला, गाड़ी क्यों रोक दी? सर, वो उसने सामने की तरफ इशारा किया तो उस शख्स ने अव्यक्त को हाथ में डंडा पकड़े हुए देखा। उसने ड्राइवर से उसे हटाने के लिए कहा तो ड्राइवर बाहर आया और अव्यक्त से तेज आवाज में बोला, ए मरना क्या है, गाड़ी के आगे आकर जा यहाँ से। अव्यक्त ने अपनी देखती हुई नजरों से उस ड्राइवर को देखा और बोला, अगर तुम्हारा मालिक गाड़ी के बाहर नहीं आया तो सच में तुम्हारी गाड़ी के आगे आकर मरूंगा। फिर मत कहना कि मैंने पहले बताया नहीं था। अच्छा, तू निकालेगा मेरे मालिक को गाड़ी से बाहर? ड्राइवर ने अपनी आंखें बड़ी करके कहा। तो अव्यक्त ने पहले अपने हाथ में पकड़े डंडे को देखा और फिर उस ड्राइवर को देखकर बोला, नहीं तू। अव्यक्त की आंखों में अलग ही तरह का रोष देखकर वो ड्राइवर भी डर गया और गाड़ी के अंदर जाकर अपने मालिक से बोला, सर बोल रहा है कि अगर आप बाहर नहीं गए तो हमारी गाड़ी के आगे आकर मर जाएगा। अब उस शख्स को भी गुस्सा आया तो वो गाड़ी से बाहर निकला और अव्यक्त के सामने पहुंचकर बोला, मरने का अगर इतना ही शौक है तो कहीं और जाकर मरो, मेरी गाड़ी के आगे नहीं। क्या करूं, आपकी गाड़ी को बहुत शौक है ना लोगों की जिंदगियों से खेलने का, तो सोचा क्यों ना मैं भी इस खेल में शामिल हो जाऊं। अव्यक्त ने तंज भरी मुस्कान के साथ कहा तो वो शख्स उसे सवालिया नजरों से देखने लगा। देखिए जरा कैसे आपकी इस गाड़ी ने उस इंसान की कितने ही दिनों की रोजी रोटी को खत्म कर दिया। अव्यक्त ने पीछे की तरफ इशारा करके कहा तो उस शख्स ने पीछे देखा। उस सब्जी वाले का ठेला और उस पर रखी सारी सब्जियां गिरकर गाड़ी की वजह से कुचल गई थी। वो बेचारा उनकी तरफ देखकर रोए जा रहा था। हाँ तो मैं क्या करूं, गलती उसकी है, देखकर चलना चाहिए था ना। सामने से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, अगर कोई आंख बंद करके चलेगा तो इसमें मेरी क्या गलती? उस शख्स ने सारी गलती को उस सब्जी वाले पर डालते हुए कहा। तो अव्यक्त अपने हाथों को आपस में समेटकर बोला, और यही बात मैं आपसे बोलूं तो? मानो उस बेचारे के पास आंखें नहीं थी, पर आपके पास तो चार चार आंखें थी। हाँ, दो आपकी और दो आपके ड्राइवर की। लेकिन फिर भी आपने बिना उसके ठेले को देखे उसको टक्कर मार दी। अव्यक्त की बात सुनकर उस शख्स को गुस्सा आ गया और वो उससे बोला, ए, पता भी है किससे बात कर रहा है तू? अंकुश, अंकुश वर्मा नाम है मेरा। शायद जानता नहीं है मुझे। अभी तुझे खड़े खड़े यहां से उठवा सकता हूं। अव्यक्त हल्का सा मुस्कुराया और बोला, आपको अभी भी समझ नहीं आया कि आपने कितनी बड़ी गलती की है? आपको पता भी है ये सभी कितनी मेहनत से चंद पैसे कमाते हैं। पूरा दिन धूप बारिश सर्दी सब चीज़ें बर्दाश्त करने के बाद इन्हें कुछ पैसे मिलते हैं और तब जाकर इनके घर का चूल्हा जलता है। आज आपकी इस गलती की वजह से उस बेचारे के घर में सभी को भूखा रहना पड़ेगा। हाँ तो मैं क्या करूं? उसकी गलती थी तो उसे भुगतना पड़ेगा। गलती आपकी भी थी तो आपको भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ज़्यादा कुछ नहीं, बस उसके नुकसान की भरपाई कीजिए और उससे माफ़ी मांग लीजिए। अव्यक्त ने मुस्कुराकर कहा तो अंकुश जी गुस्से और घमंड से भरे लहजे में बोले, माफ़ी, और वो भी इन सड़क छाप लोगों से? कभी नहीं। इनकी औकात मेरी जूती के बराबर भी नहीं है। घमंड आपकी बातों से साफ साफ दिख रहा है कि आपको अपनी इस अमेरिका कितना घमंड है।
पर क्या फ़ायदा इस घमंड का, पूरी ज़िंदगी तो ये अमीरी आपके पास रहेगी नहीं। हाँ, इससे आप अगर लोगों की मदद करते तो शायद आपको दुआएं मिलती और आपका बुढ़ापा अच्छे से गुजर जाता। लेकिन आपकी ये अमीरी सिर चढ़कर बोल रही है। मदद करने की बजाय आप तो लोगों के घर तोड़ रहे हैं। याद रखिएगा, वक्त के पासे को पलटने में समय नहीं लगता। अंकुश जी उसे गुस्से से घूर रहे थे, तभी अव्यक्त ने उन्हें टेढ़ी नजरों से देखकर कहा, मत करो इतना गुरूर, एक दिन ये टूट ही जाएगा। इसे वक्त कहते हैं साहब। आज आपका है तो कल मेरा आएगा। देखे हैं हमने भी बड़े बड़े अमीर जिन्हें फकीर बनते हुए वक्त नहीं लगा। जिंदगी में अगर कर जाते कुछ अच्छा तो नसीब देता ना उन्हें दगा। अव्यक्त की इन बातों ने अंकुश जी के गुस्से को सातवें आसमान पर चढ़ा दिया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इन बेतुकी शायरियों से डर जाऊंगा मैं? डरने के लिए नहीं, समझाने के लिए कुछ लाइंस कही थी। पर शायद अभी आपको ये बातें समझ नहीं आएंगी। हाँ, एक दिन जरूर आएंगी, ये वादा है मेरा आपसे। अव्यक्त ने कहा तो अंकुश जी ने अपनी नजरें फेरी और गाड़ी की तरफ बढ़े कि अव्यक्त ने उन्हें रोका। आपने शायद सुना नहीं, मैंने कहा कि उस इंसान से माफी मांगकर उसके नुकसान की भरपाई कर दीजिए। ऐसा कभी नहीं होगा, समझे तुम? कहकर अंकुश जी ने गाड़ी का दरवाजा खोला कि किसी ने उनका हाथ पकड़ लिया। अंकुश जी ने गुस्से से पलटकर देखा तो दो तीन लोग उनके पास खड़े थे। देखकर लग रहा था कि वो लोग उन्हीं सब्जी वालों में से थे। अंकुश जी ने पहले गुस्से से उन्हें देखा और फिर उनका हाथ झटक कर वो गाड़ी में बैठे और ड्राइवर से गाड़ी आगे बढ़ाने को कहा। लेकिन गाड़ी आगे बढ़ती कैसे? सामने सात आठ सब्जी वाले अपने हाथ में डंडे लेकर खड़े थे। उन्होंने गाड़ी को पीछे करने की भी सोची, पर पीछे भी सात आठ लोग मौजूद थे। अव्यक्त उनकी गाड़ी के पास आया और उनकी खिड़की को खुलवाया। अंकुश जी ने खिड़की खोली तो अव्यक्त बोला, आपके इस गरूर से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है इन सब की एकता। आज आपने किसी एक का नहीं बल्कि इन सब का नुकसान किया है। भले ही सब्जियां बेचते समय इनका आपस में कंपटीशन रहता है, लेकिन मुसीबत में ये एक परिवार बनकर सबसे भिड़ जाते हैं। अब आप ही डिसाइड कीजिए कि आपको माफ़ी मांगकर उनका नुकसान भरना है या फालतू में अपनी गाड़ी और हड्डियों को तुड़वाना है। अंकुश जी ने गुस्से में तमतमाए हुए कहा, तुम सबको जेल की हवा खिलवा सकता हूं मैं, वो बाद में देखा जाएगा, पर उससे पहले तो जमकर आपकी पिटाई होगी ना। यहाँ कोई भी डरता नहीं है कि आगे होगा क्या, पर आगे जो भी होगा उससे आपको डरने की ज़रूरत है। अंकुश जी ने गुस्से में अपनी आंखें बंद कर ली। क्या ही करते, उस सब्जी वाले का नुकसान भी भरना पड़ा और उससे माफ़ी भी मांगनी पड़ी। फिर सभी ने उनकी गाड़ी को निकलने के लिए रास्ता दे दिया। वो सब्जी वाला हाथ जोड़कर आंखों में पानी लेकर बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया, अगर आज आप नहीं होते तो मेरा परिवार भूखा रह जाता। अव्यक्त ने प्यार से उसके गाल पर हाथ रखकर कहा, ऐसा कुछ नहीं होता मेरे होते हुए, भला कैसे ये सब हो सकता था? वैसे भी जब से यहाँ आया हूँ आप लोग तो मेरा परिवार ही बन गए हैं। अब अपने परिवार के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। वो सब्जी वाला अव्यक्त के गले लग गया और बाकी सबने तालियां बजा दी। अव्यक्त के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। अंकुश जी गुस्से से अपने घर के अंदर दाखिल हुए, लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई जब उन्होंने अपने घर को सजा हुआ और मेहमानों से भरा हुआ देखा। सभी एक स्वर में गा रहे थे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। पिंक कलर का लहंगा पहने अनवी तालियां बजाते हुए अंकुश जी के पास आई और गाते हुए अंकुश जी का हाथ पकड़ लिया। हैप्पी बर्थडे डियर पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू। अनवी को देखकर अंकुश जी अपनी सारी नाराजगी भूल गए और होंठों पर मुस्कान लाकर उन्होंने अनवी के गाल पर प्यार भरा हाथ रखा। प्रिंसेस, ये सब क्या है? अंकुश जी ने पूछा तो अनवी उनकी बाह पकड़कर उन्हें सबके बीच लाई और मुस्कुराते हुए बोली, आपके बर्थडे के लिए छोटी सी पार्टी। कहते हुए उसने केक की तरफ इशारा किया। सभी ने खुशी के साथ तालियां बजा दी। अंकुश जी ने अनवी को बगल से लगाकर उसके सिर को चूमा और बोले, थैंक यू सो मच माय लवली प्रिंसेस। अच्छा, अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से केक कट कीजिए। अनवी ने कहा तो सभी ने होटिंग शुरू कर दी। अंकुश जी केक कट करने ही वाले थे कि अनवी की नज़र दरवाजे से आए अव्यक्त पर गई। उसने अंकुश जी को रोका तो सभी ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। अनवी दौड़कर दरवाजे पर गई और अव्यक्त से बोली, थैंक यू सो मच जो आप यहाँ पर आए। फिर अनवी अव्यक्त को अंदर ले आई। सभी अव्यक्त को हैरानी से देख रहे थे क्योंकि एक तो उसके कपड़े और हुलिया भी बिल्कुल उन लोगों से मैच नहीं कर रहा था। ऊपर से अनवी का उसे यूं अंदर लाना सबके लिए बहुत अजीब था।
वो अव्यक्त को बिल्कुल अंकुश जी के पास लेकर आई और बोली, डैड अब केक कट कीजिए। अंकुश जी तो गुस्से से लाल हुए जा रहे थे। आखिर इतनी इंसल्ट हुई उनकी सबके सामने, वो भी अव्यक्त की वजह से। उनका तो मन कर रहा था कि अभी अव्यक्त को घर से बाहर कर दे, लेकिन अन्वी के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर वो रुक गए। गुस्सा तो अव्यक्त को भी आ रहा था। उसे तो बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इतना रूड और एरोगेंट इंसान अन्वी जैसी स्वीट लड़की का पिता होगा। डैड क्या हुआ? अच्छा, इनके बारे में सोच रहे हैं, मैं बाद में इनके बारे में आपको बताती हूँ। अन्वी ने पहले अंकुश जी से सवाल किया और फिर अव्यक्त पर उनकी नज़र पाकर उसने जवाब दिया। सभी की अजीब नज़रों से अव्यक्त की नज़रें झुक गई। वो तो खुद पहली बार इतनी बड़ी पार्टी में आया था। अन्वी को जब उसने देखा तो इतना तो समझ गया था कि वो एक अच्छे घर से है, और इतने बड़े घर से है, ये तो उसे आइडिया भी नहीं था। अंकुश जी ने गुस्से का घूंट पीकर केक कट किया। सभी ने खुश होकर तालियां बजाई। फिर अंकुश जी ने सबसे पहला बाइट अन्वी को खिलाया। अंकुश जी की नज़र अव्यक्त से मिली, लेकिन उन्होंने उससे नजरें फेर कर दूसरों को केक खिलाना शुरू कर दिया। अन्वी ने जब ये देखा तो उसने सोचा कि वो खुद ही अव्यक्त को केक खिला देती है। उसने केक का एक बाइट लिया और अव्यक्त को देने की हुई कि वो अपनी जगह पर उसे दिखाई नहीं। फिर जब उसने अपनी नज़रें घुमाकर देखा तो थोड़ी ही दूर पर वो उसे खड़ा दिखा। अव्यक्त पूरे घर को यूं कहा है तो बंगलों को देख रहा था और मन में कह रहा था, वाह क्या घर है, काश मैं भी ऐसा घर खरीद पाऊं। फिलहाल तो मेरे पास खुद का छोटा सा घर भी नहीं है, रेंट पर ही रहना पड़ रहा है, पर कोई बात नहीं, इतना बड़ा ना सही लेकिन अपना घर तो मैं खरीद ही लूँगा। बहुत जल्द मेरे कंधों पर सितारे, शरीर पर वर्दी और रहने के लिए घर भी होगा। कहते हुए वो मुस्कुरा दिया। तभी किसी ने उसके कंधे पर पीछे से थपथपाया तो उसने मुड़कर देखा। अन्वी के हाथ में एक प्लेट थी जिसमें केक का एक बड़ा सा बाइट रखा था। उसने अव्यक्त से सवाल किया, आपने केक भी नहीं लिया? लिए लीजिए, कहकर उसने अव्यक्त के हाथ में केक की वो प्लेट थमा दी। तो अव्यक्त ने उसे मुस्कुराकर ले लिया। बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, अव्यक्त ने संजीदगी से कहा। तो अन्वी अपनी भौं को सिकोड़ कर बोली, अगर बुरा लगने वाली बात ना हो तो बिल्कुल बोल सकते हैं। आप बहुत सुंदर लग रही हैं, अव्यक्त ने मुस्कुराकर कहा। तो अन्वी ने खुद को देखा और फिर स्टाइल से बोली, वो तो मैं हमेशा ही लगती हूँ। और इतना कहकर वो खिलखिलाकर हंस दी। अव्यक्त फिर से उसकी हंसी में खो गया। अन्वी ने खुद को सामान्य किया और उसके आगे चुटकी बजाई तो अव्यक्त भी सामान्य होकर बोला, हाँ लेकिन इस लहंगे में और भी सुंदर लग रही हैं, है ना? मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, पर यहाँ पर बाकी सब मुझे वो शॉर्ट ड्रेसेस पहनाने में लगे हुए हैं। मैंने उन्हें इतनी बार कहा है कि मुझे सादगी पसंद है। जो खूबसूरती सिंपल सिटी में है वो कहीं नहीं है। मैं हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ, मुझे वेस्टर्न ड्रेसेस पसंद ही नहीं है। कभी कभी तो भगवान से कहती हूँ कि मुझे इस फैमिली में क्यों पैदा कर दिया। अगर किसी मिडिल क्लास फैमिली में होती तो आराम से ये कपड़े पहन पाती। अन्वी की बात पर अव्यक्त हंस दिया। तो अन्वी ने उसे हैरानी से देखा। आप ऐसे क्यों हंस रहे हैं? अन्वी ने पूछा। तो अव्यक्त बोला, आपकी बात को सुनकर हंसी आ गई। पहली बार कोई ऐसा इंसान देखा है जिसके पास इतनी दौलत है लेकिन उसे ये चाहिए ही नहीं। भले ही मुझे यहाँ पर इतनी फ्रीडम मिली हुई है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कहीं भी जा सकती हूँ, लेकिन जो बात मिडिल क्लास फैमिली में है ना वो कहीं नहीं है। मेरा एक फ्रेंड है, वो भी मिडिल क्लास फैमिली से है। जब भी मैं उसके घर जाती हूँ ना तो एक सुकून मिलता है। वहाँ दौलत शोहरत की गर्मी नहीं है, बल्कि परिवार के प्यार की ठंडक है। मानती हूँ कि लाइफ में पैसे इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन जब इंसान को इतनी ज़्यादा दौलत मिलती है ना तो उसका सुकून छिन जाता है। अन्वी पास के चेयर पर बैठी, उसके साथ ही अव्यक्त भी वहाँ बैठ गया। अन्वी ने आगे कहा, मेरी माँ बचपन में ही मुझे छोड़कर चली गई। पापा सारा दिन ऑफिस के काम में बिजी रहते हैं। कहने के लिए इतना लंबा चौड़ा घर, पैसे, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन फिर भी मेरे पास कुछ नहीं है। ये पूरा घर मुझे काटने के लिए दौड़ता है। अंदर का सुकून ढूंढने के लिए बाहर जाती हूँ, दोस्तों के साथ रहती हूँ, लेकिन फिर भी वो शांति नहीं मिलती। वहीं अगर मैं किसी मिडिल क्लास फैमिली में होती तो मेरे पापा सुबह काम के लिए निकलते और रात को मेरे पास आ जाते और फिर मैं उनसे अपने दिल की सारी बातें कहती। जिंदगी कितनी खुशहाल होती, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा है नहीं। कहते हुए उसकी आंखों में नमी तैर गई। अव्यक्त ने उसके हाथ पर हाथ रखा और बोला, आप दुखी मत होइए, क्या पता आपकी किस्मत में इससे आगे सुकून हो।
अव्यक्त ने कहा तो अनवी उसे हैरानी से देखने लगी। अव्यक्त अपनी बात को स्पष्ट करते हुए बोला, हाँ, क्या पता आपका हमसफ़र एक मिडिल क्लास फैमिली वाला इंसान हो, जिसके पास आपको वो सारी खुशियाँ मिलें जो आपको चाहिए। उसकी बात पर अनवी फीकी मुस्कुराई और बोली, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पापा जितना मुझसे प्यार करते हैं उतना ही अपने स्टेटस से वो मेरी शादी ऐसे इंसान से नहीं कराएंगे जिसका स्टेटस भी बिल्कुल उनके जैसा ही हो। किस्मत की लकीरों में क्या लिखा है ये तो कोई नहीं जानता। क्या पता आपकी किस्मत में वैसा ही हमसफ़र हो जैसा आपको चाहिए। अव्यक्त ने उसे सहानुभूति देते हुए कहा तो अनवी खुश होते हुए बोली, अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको सबसे पहले इनवाइट करूंगी, स्पेशली आपको इनवाइट करने के लिए आऊंगी। अव्यक्त ने मुस्कुराकर मन में कहा, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो सबसे पहले इनविटेशन मुझे ही मिलेगा। अपने मन में, आफ्टर ऑल दूल्हे को तो सबसे पहले ही पता चलता है ना। अनवी और अव्यक्त बातें कर रहे थे, तभी किसी ने अनवी को आवाज़ दी तो वो अव्यक्त के पास से वहां चली गई। अव्यक्त वहां बैठा अनवी की बातों पर हैरान और खुश दोनों हो रहा था। तभी वहां अंकुश जी हाथ में शैंपेन का गिलास लिए आए और अव्यक्त से गुस्से में बोले, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? उनकी आवाज़ पर अव्यक्त की तंद्रा टूटी तो वह अपनी जगह से झट खड़ा हुआ और उनकी तरफ देखकर बोला, आपकी बेटी ने इनवाइट किया है मुझे। उसकी बात पर अंकुश जी टेढ़ा मुस्कुराए और बोले, तुम्हें यह इनविटेशन लेने में थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? लुक एट योर सेल्फ, और फिर इन सारे गेस्ट्स को देखो। खुद ब खुद तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल जाएगी, बड़े ही घमंड के साथ उन्होंने कहा। तो पहले तो अव्यक्त ने उन्हें देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, देखिए सर, अगर बात औकात की है तो मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अच्छे से देख चुका हूँ कि आप जैसे बड़ी औकात वाले इंसान किस तरह से औरों को ट्रीट करते हैं। मुझे भी आपके जैसा बड़ी औकात वाला बनना था, लेकिन जब मैंने आज आपको उस सब्जी वाले के साथ इतना प्यारा बर्ताव करते देखा तो मैंने सोच लिया कि औकात भले ही कम रह जाए पर व्यवहार तो नरम ही रहना चाहिए। अव्यक्त की सटीक और एकदम सही बातों ने अंकुश जी के गुस्से को बढ़ा दिया, मानो किसी ने दहकती हुई आग में घी डाल दिया हो। वो पार्टी में कोई तमाशा नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आसपास देखा और अव्यक्त के करीब होकर अपने दांतों को चबाते हुए बोले, बहुत ज्ञान देने का शौक है ना तुम्हें, तो जाकर किसी और को देना, लेकिन मेरी पार्टी खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी गरीबी की बदबू से पूरी पार्टी खराब हो रही है। अंकुश जी की गुस्से और घमंड से भरी बात ने अव्यक्त के चेहरे पर मुस्कान ला दी। वो मुस्कुराते हुए ही बोला, दौलत के आसमां में बहुत ऊंची उड़ान होती है, जो उड़ना सीख ले वो हस्ती महान होती है। अगर यही रहा रवैया आपका तो नीचे आने में देर न लगेगी और वहां से गिरने में तकलीफ भी बेशुमार होती है। अव्यक्त की मुस्कान और बातें तो वैसे ही अंकुश जी के गुस्से के अंकुर को पानी दे रही थी। अब उसकी इस कविता ने तो उस बीज को सीधा पौधा ही बना दिया था। अव्यक्त अपने उसी लहजे में आगे बोला, अगर मुझे पहले पता होता कि आप अनवी के पिता हैं तो मैं यहाँ बिल्कुल नहीं आता। इनफैक्ट अगर मुझे ये भी पता होता कि अनवी इतने बड़े घर की प्रिंसेस है तो भी मैं यहाँ नहीं आता, क्योंकि मुझे मेरा आत्मसम्मान बहुत प्यारा है। अब जब सब पता चल ही गया है और अनवी का कहा भी पूरा हो गया है तो मैं चलता हूँ। थैंक यू सो मच जो आपने मुझे इतनी देर के लिए झेला। केक भी टेस्टी था। हाँ, अगर अनवी के हाथ से नहीं मिलता तो उसमें अमीरी के घमंड की गंध ज़रूर आती। अव्यक्त ने इतना कहा और अपने हाथ में पकड़ा बुके अंकुश जी के हाथ में देकर वो हाथ जोड़कर वहां से निकल गया। अंकुश जी ने गुस्से से उसे देखा और उसके बुके को गुस्से से टेबल पर पटक दिया। तुमने मुझे अंकुश वर्मा को इतना सुनाया, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कहकर वो गुस्से से पलटकर चले गए। थोड़ी देर बाद अनवी अव्यक्त को ढूंढते हुए वहां आई, लेकिन वो उसे दिखाई नहीं। ये कहाँ चले गए? उसने खुद से ही पूछा और इधर उधर उसे देखने लगी। उसने एक वेटर से पूछा तो उसने बताया कि अव्यक्त अभी अभी बाहर निकला है, तो वो उसे थैंक यू बोलकर बाहर आ गई। उसने पहले अपने दाएं देखा और फिर बाएं, तो उसे बाएं तरफ अव्यक्त उससे कुछ ही दूरी पर धीमे कदमों से चलते हुए दिखा। वो दौड़कर उसके पास आई। एक्सक्यूज मी। अनवी की आवाज़ पर अव्यक्त ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। वो दौड़कर उसके सामने आई और बोली, क्या ज़रूरत थी आपको ऐसे वहाँ से आने की? जब मैंने आपको इनवाइट किया तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि मुझे बता कर जाएं, लेकिन आप तो ऐसे ही निकल आए।
और वो एक्चुअली मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था वहाँ सबके बीच, इसलिए मैं चला आया। अव्यक्त ने नजरें झुकाकर कहा तो अनवी अपनी बाहों को सिकोड़ कर बोली, क्यों? वहाँ क्या आपने जंगली भालू देख लिए थे? अरे सब नॉर्मल लोग ही तो थे। नहीं, नॉर्मल आपके लिए थे, मेरे लिए नहीं। मैं मिडिल क्लास फैमिली का, और वो हाई सोसाइटी वाले लोग। मैं तो उनके बीच ऐसा लग रहा था जैसे दाल में कोई कंकड़। उसकी बात पर अनवी मुस्कुराई तो अव्यक्त उसे हैरानी से देखने लगा। अनवी ने अपनी बात उसके आगे रखी। अरे जब बनाने वाले ने दाल और कंकड़ को अलग नहीं किया तो हम कौन होते हैं उन्हें अलग करने वाले? रहने दीजिए दाल और कंकड़ को एक साथ। उसकी बात पर अव्यक्त भी मुस्कुरा दिया और बोला, मतलब आपको भी लगता है कि मैं कंकड़ हूँ? हाँ, कंकड़ होने में कोई बुराई थोड़ा ही ना है। और आपको अजीब इसलिए लग रहा था क्योंकि आपने अलग नज़रिए से देखा। अगर आप मेरे नज़रिए से देखते तो मैं मुझे, आपको और बाकी सबको कंकड़ ही समझती, जिनमें आप सबसे ज़्यादा चमक रहे हैं। भले ही उन सब की तरह आपके पास ब्रांडेड कपड़े, वॉचेस और चमचमाती कार्स नहीं हैं, लेकिन जो आपके पास है वो उनमें से किसी के पास नहीं है। अव्यक्त ने सवालिया नज़रों से अनवी को देखा तो अपनी बात को स्पष्ट करते हुए बोली, आपका स्वभाव, आपकी अच्छाई जो शायद उनमें से किसी के पास हो। यूँ तो अभी हमारी दो ही मुलाकातें हुई हैं, लेकिन फिर भी मैं अच्छे से देख पा रही हूँ कि आप कितने स्वीट और नोबेल स्वभाव के इंसान हैं। अव्यक्त उसकी बातों पर निशब्द हो गया। आज पहली बार किसी ने उसके बारे में वो बताया था जो वो खुद कभी नहीं देख पाया था। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके सामने जिंदगी का आईना रख दिया हो। वो अनवी में खो ही चुका था कि अनवी ने उसके सामने चुटकी बजाई तो वो ख्यालों से बाहर आया। कहाँ खो गए आप? अनवी ने पूछा तो उसने मुस्कुराकर नाम में गर्दन हिला दी। अनवी को कुछ याद आया तो उसने अपने सिर पर चपत लगाई और बोली, हमारी इतनी बात हुई और हमने एक दूसरे का नाम तक नहीं पूछा। फिर अनवी ने अपना हाथ आगे करके कहा, हाय, आई एम अनवी, अनवी वर्मा। अव्यक्त ने उससे हाथ मिलाते हुए कहा, अव्यक्त अग्रवाल। उसके नाम पर अनवी ने मुंह खोला और फिर मुस्कुराते हुए बोली, आपका नाम तो बहुत खूबसूरत है लेकिन थोड़ा सा यूनिक है। क्यों ना मैं आपको अभी बुलाऊं? अनवी के मुंह से खुद को अभी सुनकर अव्यक्त तो अंदर तक सुकून पहुंचा था। उसने हाँ में गर्दन हिला दी। अब आप अंदर नहीं जाएंगे इतना तो मैं जानती हूँ, इसलिए ये लीजिए। अनवी ने उसके हाथ में एक बॉक्स रखा तो अव्यक्त ने उसे लेने से मना किया। अरे चिंता मत कीजिए, आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट को चोट पहुंचाने जैसा कुछ नहीं है इसमें। इसमें तो बस कुछ सैंडविच और सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं। आई थिंक कि इसे लेने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अनवी ने अपनी भौहें ऊपर करके कहा तो अव्यक्त ने उसे मुस्कुराकर ले लिया। उसके बाद अनवी ने उसे बाय किया और दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में चले गए। हाँ, वो बात अलग है कि ऐसा अनवी को लगा क्योंकि अव्यक्त तो उसे ही जाते हुए देख रहा था। सारे मेहमान धीरे धीरे करके जा चुके थे। अनवी और अंकुश जी ने सबको विदा किया। डेढ़, ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। अनवी ने अंकुश जी को एक गिफ्ट बॉक्स पकड़ाया तो अंकुश जी ने उसकी तरफ देखकर कहा, तो तुमने मुझे ये सबके सामने क्यों नहीं दिया? आप पहले इसे खोलिए, अनवी ने मुस्कुरा कर कहा तो अंकुश जी ने उसे खोला। उसमें उस चश्मे को देखकर उन्होंने हैरानी से अनवी को देखा तो अनवी बोली, पापा, वो जो आपके मेहमान थे ना, उन्हें इसकी प्राइस दिखती आपके लिए मेरा प्यार नहीं। आप जानते हैं ना कि मुझे एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं बल्कि खूबसूरत चीज़ें अच्छी लगती हैं। फिर उनकी प्राइस कोई भी हो। अंकुश जी को वो सस्ता चश्मा पसंद तो नहीं आया था, पर अपनी बेटी से प्यार बहुत करते थे वो, इसलिए उन्होंने मुस्कुराकर उसे बगल से लगा लिया और सड़े से मुंह से उस चश्मे को देखकर एक बनावटी मुस्कान के साथ कहा, बहुत प्यारा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अनवी उनसे अलग हुई और खुश होते हुए बोली, मुझे पता था आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। कहकर वो फिर से उनके गले से लग गई। अंकुश जी ने उसे खुद से अलग किया और बोले, बेटा, वो लड़का कौन था और यहाँ क्या कर रहा था? अरे हाँ, मैं तो बताना भूल ही गई, वो एक्चुअली उन्होंने भी इस चश्मे को ख़रीदा था। दुकान पर ये आखिरी चश्मा था और अपना फेवरेट होने के बाद भी उन्होंने इसे मुझे दे दिया क्योंकि मैं अपने पापा को बेस्ट गिफ्ट देना चाहती थी। अव्यक्त के बारे में सुनकर अंकुश जी की मुट्ठियां भिज गई, लेकिन उन्होंने चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान बनाए रखी। अनवी जब वहां से अपने कमरे में चली गई तो उन्होंने गुस्से से उस चश्मे को डस्टबिन में फेंक दिया और उसे देखते हुए बोले, जिसने मेरी इतनी इंसल्ट की उसकी छोड़ी हुई चीज़ को मैं, अंकुश वर्मा, पहनेगा? बिल्कुल नहीं।
मेरी प्रिंसेस ने भले ही इसे मुझे गिफ्ट किया था, लेकिन ये उस लड़के ने पहले खरीदा था, तो मैं इसे अपने पास बिल्कुल नहीं रख पाऊंगा। प्रिंसेस के सवालों से बचने के लिए मैं ऐसा ही कोई महंगा चश्मा खरीद लूँगा, जो मेरे स्टैंडर्ड का भी लगेगा और अनवी को भी वो बिल्कुल ऐसा ही लगेगा। इतना कहकर वो गुस्से से वहाँ से बड़े बड़े कदम भरकर चले गए। अगले दिन अव्यक्त गोलगप्पे खाने के लिए गोलगप्पे वाले के पास आया। उसने एक प्लेट उससे मांगी तो वो उसे देने लगा। तभी एक आवाज़ उसके कानों में गूंजी, भैया एक प्लेट गोलगप्पे लगाना। इस जानी पहचानी आवाज़ को सुनकर उसने मुड़कर उस तरफ देखा। सामने मुस्कुराती हुई अनवी को देखकर उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। जब अनवी ने उसे देखा तो वो चौंकी और फिर मुस्कुरा दी। अभी आप यहाँ पर? अनवी ने खुशी के साथ पूछा तो अव्यक्त बोला, हाँ वो गोलगप्पे खाने का मन हुआ तो आ गया, लेकिन आप यहाँ कैसे? मेरा भी गोलगप्पे खाने का मन हुआ तो मैं भी आ गई। अनवी ने मुस्कुराकर जवाब दिया तो अव्यक्त हैरानी के साथ बोला, इतने बड़े बिजनेसमैन मिस्टर अंकुश वर्मा की बेटी एक छोटी सी स्टॉल से गोलगप्पे खा रही है? मतलब आपको तो कोई बड़े से रेस्टोरेंट में खाना चाहिए। अरे मैंने आपको कल बताया था ना कि मुझे वो अमीरों के चोंचले अच्छे नहीं लगते, और वैसे भी उन बड़े से रेस्टोरेंट्स के स्पेशल डिशेस पर भैया के ये गोलगप्पे भारी पड़ेंगे। अनवी ने गोलगप्पे की प्लेट गोलगप्पे वाले से लेकर कहा तो अव्यक्त भी मुस्कुरा कर बोला, हाँ ये तो है। दोनों ही इस बात पर हंस दिए। आप रोज़ यहाँ गोलगप्पे खाने आती हैं? अव्यक्त ने पूछा तो अनवी बोली, नहीं, रोज़ रोज़ कैसे आ सकती हूँ, लेकिन हर फ्राइडे और सैटरडे को यहाँ आ जाती हूँ। अच्छा। उन दोनों ने अपने अपने गोलगप्पे ख़त्म किए और पेमेंट करके वो पास में ही एक बेंच पर बैठ गए। उन्होंने कुछ देर तक ऐसे ही बातें की कि अचानक से अनवी बोली, एक मिनट, आप प्लीज़ मुझे आप मत बुलाइए। ऐसा लगता है जैसे मैं कितनी बड़ी हूँ। आप प्लीज़ तुम का ही यूज़ कीजिए मेरे लिए। ओके, कॉपी पेस्ट, अव्यक्त ने कहा तो अनवी सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। अव्यक्त उसकी आंखों में सवाल को पढ़कर बोला, अरे जिस तरह आपको मेरा आप कहना अच्छा नहीं लग रहा, वैसे ही आपका लॉजिक सुनकर मुझे भी ये आप वाला सिस्टम अच्छा नहीं लग रहा। उसकी बात पर दोनों ही हंस दिए। अच्छा ठीक है, मैं आपको तुम्हें अब से तुम बुलाऊंगी और मैं भी आपको मतलब तुम्हें तुम बुलाऊंगा। दोनों एक बार फिर से हंस दिए। अब दोनों के बीच एक सन्नाटा सा पसर गया। उसे दूर करते हुए अवैक्त ने उससे सवाल किया, वैसे आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहती हैं? क्योंकि जितना मैं आपको अभी तक समझाऊं, आप अपने पापा के पैसे पर तो नहीं जीना चाहती, राइट? अनवी मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल सही कहा आपने, मुझे अपनी लाइफ में खुद के दम पर कुछ अचीव करना है, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है। एक्चुअली मैं एक साइकेट्रिस्ट बनकर अपना एक मेंटल ट्रीटमेंट हाउस खोलना चाहती हूँ, जहाँ मैं मेंटली अबनॉर्मल लोगों का सिर्फ इलाज ना करूँ, बल्कि उन्हें घर वाली फीलिंग भी दे सकूँ। उन्हें ऐसा ना लगे जैसे वो किसी मेंटल हॉस्पिटल में है। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि वो अपने ही घर में बड़े आराम से रह रहे हैं। आप मतलब तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं, ये साइकेट्रिस्ट बनने का ही ख्याल क्यों आया तुम्हारे दिमाग में? अनवी हल्का सा मुस्कुराई और गंभीर लहजे में बोली, मेरे पापा हमेशा से इतने बड़े बिजनेसमैन नहीं थे। जब मेरा जन्म हुआ तब हम एक मिडिल क्लास फैमिली में ही रहते थे। 6 साल की थी मैं जब मेरी माँ का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें उनकी जान तो बच गई, लेकिन उनके सिर में बहुत गहरी इंजरी हुई, जिससे वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। बहुत कोशिश की पापा ने उनका ट्रीटमेंट कराने की, पर हमारे पास इतने पैसे कहाँ थे कि हम उनका इलाज करवा सकें। मैं खुद उस वक्त एक बच्ची थी, पर वक्त ने मुझे मेरी माँ की माँ बनने के लिए मजबूर कर दिया था। मैंने अपनी पूरी कोशिश की ताकि मैं अपनी माँ का ख्याल अच्छे से रख सकूं। एक दिन वो किसी बात से गुस्सा हो गई और वो छत की रेलिंग पर चढ़ गई। बैलेंस बिगड़ने की वजह से उनका पैर फिसला और वो हमेशा के लिए इस दुनिया से और मुझसे दूर चली गई। उस दिन से ही हमारी ज़िंदगी बदल गई। पापा ने सोच लिया कि जिस पैसे की वजह से उन्होंने माँ को खो दिया, एक दिन वो उसे इतना कमाएंगे कि कभी उसकी कमी ना हो। मैंने भी उस दिन से सोच लिया कि मैं अपनी माँ के लिए तो कुछ नहीं कर पाई, लेकिन अगर उनके जैसे कुछ लोगों को भी मैंने सुकून की ज़िंदगी दे दी तो मेरी माँ की आत्मा को शांति मिल जाएगी। कहते कहते अनवी की आंखों में नमी आ गई। अव्यक्त ने उसके हाथ पर हाथ रखकर उसे सांत्वना दी और बोला, वाकई बहुत ही ऊंची और खूबसूरत सोच है तुम्हारी। अनवी ने अपनी आंखों की नमी को साफ किया और बोली, मेरा छोड़िए, आप अपना बताइए, आप क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में? मैं तो एक अनाथ हूँ, अनाथ आश्रम में ही पला बड़ा हूँ। ये तक नहीं जानता कि जिन्होंने मुझे जन्म दिया वो कौन है, जिंदा भी हैं या नहीं।
मैं जिस अनाथ आश्रम में रहता था वहाँ अक्सर पुलिस वाले राउंड पर आते रहते थे। मैं जब भी उनके शरीर पर वो खाकी वर्दी और कंधों पर वो चमचमाते हुए सितारे देखता तो शरीर में एक जोश सा भर जाता। बचपन से ही मैंने उस वर्दी को अपने शरीर पर और उन सितारों को अपनी वर्दी पर देखने का सपना देखा है। इसीलिए मैं एसआई का एग्ज़ाम देने वाला हूँ और भगवान की कृपा रही तो बहुत जल्द मेरा सपना पूरा होगा। उसकी बात सुनकर अनवी मुस्कुराई और उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर बोली, बिल्कुल होगा, मेरा दिल ये बड़ी ज़ोर से कह रहा है कि मैं तुम्हें बहुत जल्द पुलिस की वर्दी में देखने वाली हूँ। सॉरी सॉरी एसआई। अव्यक्त अग्रवाल को उसकी बात पर अव्यक्त मुस्कुरा दिया और अनवी हंसती। कुछ देर तक यूं ही बातें करने के बाद दोनों ही अपने घर चले गए। धीरे धीरे अनवी और अव्यक्त दोनों एक दूसरे से ऐसे ही गोलगप्पे के स्टॉल पर रोज मिलने लगे। हाँ, हर दिन गोलगप्पे नहीं खाते थे लेकिन उसके पास में ही एक चाय की स्टॉल से चाय ज़रूर पीते थे। मतलब मंडे और थर्सडे वो एक साथ चाय पीते थे और फ्राइडे सैटरडे को गोलगप्पे खाते थे। अव्यक्त के दिल के तार तो अनवी के पास होने से ही छिड़ ही जाते थे। लेकिन अब अव्यक्त भी अनवी के दिल में जगह बनाने लगा था। वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि क्यों वो अव्यक्त के करीब होने से इतना खुश रहती है, क्यों अव्यक्त के पास होने से उसकी मुस्कान उसके होठों का साथ नहीं छोड़ती है। कभी चाय पीते तो कभी उसके साथ गोलगप्पे खाते हुए वो चुपके से उसे निहारती रहती। पहले तो उसने उसे इतना नोटिस नहीं किया था लेकिन अब जब वो उसे गौर से देखती तो उसकी प्यारी मुस्कान में खो जाती। आज फिर से वो उसी वक्त गोलगप्पे के स्टॉल पर आई थी। हर दिन अव्यक्त उससे पहले ही वहां आ जाया करता था लेकिन आज वो उसे वहां दिखा ही नहीं। उसने सोचा कि लेट हो गया होगा तो वो वहीं बैठकर उसका इंतज़ार करने लगी। लेकिन लगभग आधे घंटे बाद भी वो नहीं आया तो अनवी अपनी जगह से खड़ी हो गई और परेशान होकर बोली, ये अभी कहाँ रह गया? हर दिन तो मुझसे पहले ही आ जाता था। तो फिर आज क्या हो गया? उसे फ़ोन करती हूँ, कहकर वो उसे फ़ोन लगाने लगी। रिंग जा रही थी लेकिन वो फ़ोन उठा नहीं रहा था। क्या हुआ है इसे? मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है? उसने खुद से ही कहा तो गोलगप्पे वाला बोला, दीदी अब भैया नहीं आने वाले क्योंकि अब उनकी पढ़ाई का टाइम हो गया है और अपनी पढ़ाई छोड़कर वो कभी नहीं आते। सच में? अनवी ने चौंक कर कहा तो गोलगप्पे वाले ने हाँ में गर्दन हिला दी और बोला, अब से लगभग 4 घंटों तक वो अपने घर के बाहर भी नहीं दिखेंगे। अनवी ने उसकी बात सुनी और फिर खुद से ही बोली, लगता है आज नहीं आने वाला वो। कल जब आएगा तब उससे पूछूंगी कि आया क्यों नहीं। कहकर अनवी ने रास्ते की तरफ गर्दन उठाकर देखा लेकिन दूर दूर तक वो नहीं दिख रहा था। फिर गोलगप्पे वाले को थैंक यू बोलकर और मुंह बनाते हुए वो वहां से चली गई। घर तो वो पहुंच गई लेकिन उसका मन अभी भी उसी में अटका हुआ था। बहुत कोशिशें करने के बाद भी उसका मन बार बार अव्यक्त के बारे में ही सोचने लगता। वो अपने कमरे में खिड़की से टिककर खड़ी हो गई और मुंह बनाकर बोली, एक दिन, सिर्फ एक दिन में अभी से नहीं मिली और मुझे इतना अकेला फील हो रहा है। मुझे उसकी आदत पड़ने लगी है लेकिन ये तो गलत है। एक दिन उसकी जॉब लग जाएगी और वो यहाँ से चला जाएगा, फिर मेरा क्या होगा? वो मुंह बनाकर बोली, फिर सामान्य हो गई और खुद की बात का जवाब देते हुए बोली, क्या होगा, पहले जैसी ही रहूंगी, जैसे पहले अकेली थी वैसे ही फिर से हो जाऊंगी। लेकिन पहले और अब में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। पहले मैं अकेला रहना सीख गई थी लेकिन अभी ने मेरी आदत इतनी ख़राब कर दी है कि अब मैं नहीं रह पाऊंगी। लेकिन मुझे उससे ही इतना ज़्यादा लगाव क्यों हो रहा है? क्या ये सिर्फ दोस्ती है या कुछ और? वो अपने सवाल जवाबों से जूझ रही थी। परेशान होकर वो अपने बेड पर बैठ गई और कानों में ईयरफोन्स लगाकर गाने सुनने लगी। गाने के बोलों के साथ एक अलग ही दुनिया में खो गई। चारों तरफ बारिश हो रही थी और वो बीच सड़क पर भीग रही थी। जैसे ही उसकी नज़र सामने हाथ बांधे खड़े अव्यक्त पर पड़ी तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे देखते हुए उसने गाना शुरू किया। गाते हुए वो अव्यक्त के पास पहुंच गई। अब वो भी उसके साथ म्यूजिक पर थिरकने लगा और फिर उसकी आंखों में देखते हुए उसका हाथ पकड़कर अव्यक्त ने भी गाना शुरू किया। अनवी अपने ख्यालों में खोई हुई यूं ही मुस्कुरा रही थी। अचानक से ही उसके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई जिससे वो स्विच ऑफ हो गया और इसीलिए गाना भी रुक गया। गाने के रुकते ही अनवी अचानक से अपने ख्यालों से बाहर आई और फिर अपने आसपास के वातावरण को देखकर उसने खुद के सिर पर चपत लगाई और फ़ोन को देखकर बोली, ये एक सपना था पर बहुत खूबसूरत था। पहले उसने चौंक कर और फिर खुश होकर कहा। अगले ही पल वो अपनी जगह से खड़ी हुई और बोली,
लेकिन ये सब हो क्या रहा है मुझे? क्यों मैं अव्यक्त को इस तरह इमेजिन कर रही हूँ? फ्रेंड्स तो और भी हैं, मेरे मेल फ्रेंड्स भी हैं, लेकिन मुझे अव्यक्त ही ऐसे क्यों दिखा? वो पूरी तरह से अपनी दिमाग की इस गुत्थी में उलझ चुकी थी। बेचारी ने जैसे तैसे अपनी रात गुजारी। सुबह होते ही वो फिर से उस गोलगप्पे वाले के स्टॉल पर आई, लेकिन आज फिर उसे अव्यक्त वहां नहीं दिखा। हुआ क्या है इस लड़के को? हमेशा मुझसे पहले आता था हर बार, और अब कहीं ऐसा तो नहीं कि आज भी उसके आने का मन नहीं है? उसने खुद में ही कहा, और वहीं कुछ देर तक उसका इंतज़ार करती रही, लेकिन वो आया ही नहीं। लगभग 10 मिनट के इंतज़ार के बाद वो गोलगप्पे वाले से बोली, भैया आपको अभी के घर का एड्रेस पता है? अरे दीदी, ये बाजू वाली गली में ही तो है। जैसे ही आप गली में जाओगी आपको सब्जी मंडी मिलेगी, और भैया का घर उसी सब्जी मंडी में है। गोलगप्पे वाले ने जवाब दिया तो अनवी ने मुस्कुराकर थैंक यू बोल दिया। वो वहां से उसके बताए अनुसार चली गई। वहां जाकर उसने सब्जी मंडी में एक अधेड़ उम्र के सब्जी वाले से पूछा, अंकल ये अव्यक्त अग्रवाल का घर कहाँ है? अव्यक्त बेटा, अरे ये रहा उसका घर, कहकर उन्होंने एक घर की तरफ इशारा किया। तो अनवी ने उनको हाथ जोड़कर धन्यवाद बोला और सीधा उस घर के बाहर पहुंची। उसने दरवाज़ा खटखटाया तो कुछ देर बाद अव्यक्त ने दरवाज़ा खोला और उसे वहां देखकर चौंक गया। अनवी, तुम यहाँ? अनवी उसे धक्का मारते हुए अंदर आ गई और बोली, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? ना तो तुम स्टॉल पर आ रहे हो, ना ही मेरे फ़ोन कॉल्स का कोई आंसर दे रहे हो क्या गया है तुम्हें? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ मैं ठीक हूँ, अव्यक्त ने कहा। तो अनवी अपनी कमर पर हाथ रखकर बोली, तो फिर क्यों तुम मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हो? कल से 20-30 बार कॉल किया है तुम्हें, पर तुमने एक बार भी नहीं उठाया। अव्यक्त ने अपनी आंखें बंद करके कहा, अनवी तुम अभी जाओ यहाँ से, मुझे अभी कोई बात नहीं करनी। क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम? बात क्यों नहीं करनी है? अव्यक्त मुड़ गया और इधर उधर देखते हुए बोला, बस ऐसे ही, अभी मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहता हूँ, इसलिए तुम प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। अनवी ने उसको अपनी तरफ घुमाया और बोली, एक मिनट, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मतलब मेरी वजह से तुम्हारी पढ़ाई पर असर पड़ रहा है? अव्यक्त ने अपनी नजरें फेरते हुए हाँ में गर्दन हिला दी। तो पहले तो अनवी ने उसे गुस्से से देखा, लेकिन जब उसने उसकी आंखों को ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि अव्यक्त की आंखों में नमी थी, और वो नमी साफ बता रही थी कि वो झूठ बोल रहा है। अनवी ने उसकी बाजुओं को कसकर पकड़ा। यह एहसास अव्यक्त के दिल में एक सुकून सा दे गया। वहीं अनवी के चेहरे पर भी मुस्कान तेर गई, लेकिन अगले ही पल दोनों ने खुद को सामान्य किया। अनवी ने उसका चेहरा अपनी तरफ किया और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, अब मेरी आंखों में देखकर यही बात बोलो, यही कि तुम्हारा मुझसे ना मिलने का रीज़न तुम्हारी पढ़ाई है। अव्यक्त ने कुछ देर तक उसकी खूबसूरत आंखों में देखा, लेकिन वो उसकी तपिश बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसकी पलकें फिर से झुक गई। अनवी ने उसकी बाजुओं को छोड़कर कहा, मतलब तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन क्यों? आखिर कौन सी ऐसी वजह है जो तुम्हें मुझसे दूर होना पड़ रहा है? अव्यक्त ने अब अपनी नम आंखों से उसे देखा और बोला, अनवी तुम्हारे पापा नहीं चाहते कि मैं तुमसे मिलूं। वो परसों आए थे मेरे पास और उन्होंने कहा है कि मैं तुमसे दूर रहूं, इससे हम दोनों की लाइफ ठीक रहेगी। पापा ने तुम्हें ये सब कहा? मैं भी उनसे जाकर बात करती हूँ। अनवी जाने को हुई कि अव्यक्त ने उसका हाथ पकड़ लिया। अनवी ने सवालिया नज़रों से उसे देखा तो वो बोला, अनवी तुम्हारे पापा और मेरी मुलाकात बहुत अजीब तरीके से हुई थी, और सच बताऊं तो मुझे उनका रवैया ना तब पसंद आया और ना ही अब पसंद है। वो दुनिया के लिए या मेरे लिए जैसे भी हों, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारे पिता हैं और वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अगर वो नहीं चाहते कि हम एक दूसरे से मिलें तो इसमें भी उन्हें तुम्हारी भलाई ही दिखी होगी। मैं खुद चाहता हूँ कि तुम खुश रहो और तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा हो, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली और तुमसे मिलना बंद कर दिया। अनवी अव्यक्त की हर एक बात में पूरी तरह खो गई थी, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि अव्यक्त अपनी बात कह चुका है तो वो अचानक से उसके गले लग गई। अव्यक्त को इसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, इसलिए उसके हाथ हवा में ही रह गए। फिर अनवी उससे अलग हुई तो अव्यक्त ने हैरानी के साथ कहा, ये क्या था? अनवी मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं, और इतना कहकर वो घर से बाहर निकल गई। अब अव्यक्त की जो बची हुई उम्मीद थी कि वो फिर से कभी अनवी से मिल पाएगा, वो भी टूट गई। अनवी सीधे घर के अंदर आई। सामने सोफे पर अंकुश जी फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे। वो उनके ठीक सामने जाकर हाथ बांधे खड़ी हो गई।
कुछ देर तक अंकुश जी का उस पर ध्यान ही नहीं गया, लेकिन जब गया तो वो उसे ऐसे खड़े हुए देखकर चौंके और फ़ोन पर बोले, आई विल कॉल यू बैक। ये कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया और अपनी बाहों को सिकोड़कर अनवी से बोले, क्या हुआ प्रिंसेस, तुम ऐसे क्यों देख रही हो? आपके चेहरे से अपने उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, पर वो मिल नहीं पा रहा है। कौन से सवाल का जवाब? यही कि मेरे और अवी के दूर रहने में मेरी क्या भलाई है? अनवी ने उसी तरह से पूछा तो अंकुश जी का गुस्सा फिर से उनके चेहरे पर उभर आया और वो बोले, मतलब तुम उसके घर से आ रही हो? बात मत पलटिए पापा, जवाब दीजिए मुझे, आखिर क्यों हमारे अलग रहने में मेरी भलाई है? एक सच्चा दोस्त मिला था मुझे और आप चाहते हैं कि वो भी मुझसे दूर हो जाए? अरे तो और भी तो दोस्त हैं तुम्हारे, उनके पास चली जाओ ना। मैंने कभी रोका है तुम्हें? पर उस मिडिल क्लास लड़के के पास जाने की क्या ज़रूरत है तुम्हें? अंकुश जी ने चिढ़ भरे लहजे में कहा तो अनवी फीका मुस्कुराई और बोली, अब समझ आया मुझे कि यही है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अगर मैं उससे मिली तो आपका स्टैंडर्ड गिर जाएगा। पापा, आप क्यों भूल जाते हैं कि कुछ सालों पहले हम भी उसी तरह मिडिल क्लास हुआ करते थे? उसकी बात को बीच में काट कर ही अंकुश जी बोले, लेकिन अब तो नहीं है ना। अपनी पूरी मेहनत और लगन से मैंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। अब अनवी की आंखों में नमी तैर आई थी। वो अपनी गर्दन को हिलाते हुए बोली, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपने अपनी पूरी मेहनत, टाइम, सब कुछ दे दिया इस मुकाम को पाने के लिए, और आज ये आपके पास है। लेकिन आपको कभी ये रियलाइज़ हुआ कि इसे पाने के चक्कर में आपने क्या खो दिया? मेरा बचपन, मेरा वो बचपन आपके इस बिजनेसमैन बनने के सपने में दब गया, खो गया वो कहीं। आपको पता है 14 साल पहले सिर्फ मैंने अपनी माँ को नहीं खोया था, बल्कि अपने पिता को भी खो दिया था। अंकुश जी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो वो अपने आंसू से भीगे गाल से आंसुओं को पोंछते हुए बोली, हाँ पापा, उस दिन के बाद में मैं पूरी तरह अकेली हो गई। आपने इतनी मेहनत करके ये पैसे, दौलत, ये बंगला, कार, ये सब तो मुझे दे दिए, लेकिन मेरे अंदर का खालीपन, उसे दूर नहीं कर पाए आप। आपके पास कभी मेरे लिए वक्त हुआ ही नहीं। सालों बीत गए उस बात को जब आपने मुझसे ये पूछा था कि बेटा आज तुमने क्या पढ़ा, आज तुमने क्या सीखा। आपने कभी मुझसे ये नहीं पूछा कि मुझे मेरी लाइफ में क्या करना है। जब मैं पूरी तरह खुद को अकेला महसूस करने लगी तो इन चार दीवारों से बाहर निकली, लेकिन क्या फ़ायदा? वहाँ भी मतलबी लोग ही मिले। और जिन दोस्तों की आप बात कर रहे हैं ना, वो सिर्फ इसलिए मेरे दोस्त हैं क्योंकि मेरे पास पैसा है। जिस दिन ये पैसा ख़त्म, उस दिन उनकी दोस्ती भी ख़त्म। उन्हें तो अपनी तकलीफ भी बताने जाऊं तो मजाक बनाते हैं। इस मतलबी दुनिया में अभी ही ऐसा इंसान था जिसने माँ के बाद मेरी सारी बातें ना सिर्फ गौर से सुनी, बल्कि मुझे मेरे ड्रीम्स को पूरा करने के लिए एनकरेज भी किया। उससे मिलने के बाद मेरा वो अकेलापन ख़त्म होने लगा था। मैं फिर से ज़िंदगी खुलकर जीने लगी थी, लेकिन आपने आपने तो उसे मुझसे दूर रहने के लिए कह ही दिया। उसने बेतरतीबी से अपने आंसू पोंछे और बोली, सॉरी पापा, लेकिन मैं अब उससे दूर नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि उसने मुझे वो खुशियाँ दी हैं जिनकी तलाश मुझे सालों से थी। अगर आपको आपकी इस अपर क्लास और मिडिल क्लास वाली सोच से फुर्सत मिल जाए तो मेरी बातों पर एक बार गौर कीजिएगा कि गलत कौन है और मुझे किसकी बात सुननी चाहिए, आपकी या अपने दिल की। इतना कहकर अनवी तेजी से दौड़ते हुए अपने कमरे में चली गई। अंकुश जी ने अपने हाथ में पकड़े हुए फोन को गुस्से से जमीन पर दे मारा और बोले, तो तुमने अपना दांव खेल ही लिया, मेरी भोली सी बेटी को अपने जाल में फंसा ही लिया। पर नहीं, ज़्यादा वक्त तक मैं ये सब नहीं चलने दूंगा। बहुत ही जल्द तुम्हें अपनी बेटी की ज़िंदगी से बहुत दूर भेज दूंगा। अनवी अपने कमरे में बैठी अपने आंसुओं को पोंछते हुए अव्यक्त के बारे में ही सोच रही थी। तभी उसे अचानक से अपनी धड़कनें एक अजीब रफ्तार से चलती हुई महसूस हुई। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने जब अपने दिल पर हाथ रखा तो उसके शरीर से जैसे निकलने को हो रहा था। मेरा दिल इतना क्यों घबरा रहा है? कहीं मेरे किसी अपने को कोई तकलीफ तो नहीं है? अनवी ने कहा और बाहर आकर देखा तो अंकुश जी सोफे पर बैठे अपना फ़ोन चला रहे थे। पापा तो आराम से बैठे हैं, तो फिर मेरा दिल इतना क्यों घबरा रहा है? पहले उसने खुद से ही सवाल किया और फिर अपना फ़ोन उठाकर उसने किसी को कॉल किया, लेकिन उसके 4-5 बार फ़ोन लगाने पर भी किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। अभी मुझे बहुत चिंता हो रही है, प्लीज़ फ़ोन उठाओ, अनवी ने परेशान होते हुए कहा। टेंशन के मारे उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो चुका था। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने अपने कमरे की खिड़की की तरफ देखा और वहां से कूदकर बाहर की तरफ भाग गई।
कुछ ही दूरी पर उसे रिक्शा मिल गया और वो उसमें बैठकर अव्यक्त के घर के लिए निकल गई। जब वो उसके घर के बाहर पहुंची तो उसने देखा कि आज सब्जी मंडी नहीं लगी थी, वो पूरा एरिया खाली पड़ा हुआ था। जब वहां से एक आदमी गुजरा तो उसने उससे इस बारे में पूछा। उस शख्स ने बताया कि आज सब्जी मंडी ही नहीं बल्कि पूरा मार्केट ही बंद रहेगा। अनवी ने उसे थैंक यू कहा और अव्यक्त के घर के पास आई। उसने देखा कि दरवाजे के बाहर ताला लगा हुआ है। अवी के घर के बाहर ताला? पर वो ऐसे ताला लगाकर कहाँ जा सकता है, कहकर अनवी ने उसे फिर से फोन किया। तो उसे महसूस हुआ कि घर के अंदर से कुछ आवाज़ आ रही है। जब उसने अपना कान दरवाजे से लगाया तो पता चला कि अंदर से अव्यक्त के फ़ोन की रिंगटोन की आवाज़ आ रही है। वो हैरान और परेशान हो गई। उसे कुछ गड़बड़ लगी तो उसने पास में से एक बड़ा सा पत्थर उठाया और दरवाजे पर दे मारा। लेकिन लॉक टूटने के बजाय वो उसके पैर पर गिर गया और उसके पैर की उंगली से खून बहने लगा। वो दर्द से कराह रही थी, लेकिन अभी उसे अपने दर्द का ज़्यादा एहसास नहीं हुआ, क्योंकि उसे अव्यक्त की फिक्र थी। उसने फिर से वो पत्थर उठाया और अपने पूरे जोर से दरवाजे पर दे मारा। इस बार वो ताला टूट गया और वो दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। उसने देखा कि सामने बेड पर फ़ोन पड़ा हुआ है। फिर वो अव्यक्त को इधर उधर देखने लगी और उसे आवाज़ देने लगी, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। फिर उसका ध्यान बाथरूम की तरफ गया, जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। वो दौड़कर उसमें गई और जो उसने देखा वो दंग रह गई। अव्यक्त बाथटब में बेहोश पड़ा हुआ था। वो जोर से चीखी और अव्यक्त के पास जाकर उसने उसे अपने पूरे जोर से बाथटब से बाहर निकाला। उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पानी भर चुका था। अनवी को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अगले ही पल उसने उसकी छाती पर हाथ रखा और उसे जोर से पंप करने लगी। अव्यक्त के मुंह से धीरे धीरे पानी बाहर निकलने लगा। कुछ मिनट्स तक अनवी ने यही किया और अव्यक्त के अंदर से सारा पानी बाहर आ गया, लेकिन वो अभी भी होश में नहीं आ रहा था। अनवी ने अपनी आंखें बंद की और अव्यक्त के मुंह पर अपना मुंह रखकर उससे उसने सांस दी। वो इसी तरह कभी उसके शरीर से पंपिंग के जरिए पानी को मुंह से बाहर निकाल रही थी और कभी अपने मुंह से उसे सांस दे रही थी। कुछ ही देर में अव्यक्त को होश आया और जब उसकी आंखें खुली तो अनवी को देखकर अव्यक्त के दिल को एक सुकून पहुंचा। लेकिन जब उसने अनवी की आंखों में आंसू देखे तो उसका दिल धक से रह गया। उससे उसके आंसू बर्दाश्त नहीं हो रहे, तो वो धीरे से अपने हाथ से उसके हाथ को हटाते हुए उठने की कोशिश करने लगा। जब अनवी को उसके होश में आने का एहसास हुआ तो वो सीधी बैठ गई। जब उसने अव्यक्त को होश में देखा तो बिना एक पल गवाए वो उसके गले से लिपट गई और जोर से रोने लगी। तुम ठीक हो ना अभी? कुछ हुआ तो नहीं तुम्हें? अनवी ने रोते हुए ही पूछा। तो अव्यक्त ने उसे खुद से अलग किया और धीरे से बैठते हुए मुस्कुराकर बोला, तुम्हारे होते हुए मुझे क्या हो सकता है, तुमने बचा लिया मुझे। अनवी के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो उसी तरह बोली, तुम्हें पता है कि मैं कितना डर गई थी। मैं तुम्हें नहीं खो सकती, नहीं दूर जाने दे सकती तुम्हें खुद से। अनवी ने जब उसका हाथ पकड़कर कहा तो अव्यक्त ने पहले उसके हाथ की तरफ देखा और फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो चुकी है जो मुझे ऐसे हालत में देखकर तुम्हारी ये हालत हो गई। अव्यक्त के ये बोलने पर अनवी ने रोते हुए थोड़े गुस्से के साथ कहा, मुझे तो तुम बहुत सेंसिबल लगते थे, लेकिन तुम तो बहुत बड़े डफर हो। क्यों? मैंने ऐसा क्या किया? मेरी तुम्हारे लिए जो चिंता है वो एक दोस्त की तरह नहीं है। अनवी ने अपने शब्दों को थोड़ा जोर देकर कहा। तो अव्यक्त बोला, तो? अनवी ने अपनी आंखें बंद की और बोली, क्योंकि हमारे बीच में अब सिर्फ दोस्ती नहीं रही, ये रिश्ता बहुत आगे बढ़ चुका है और इस रिश्ते को प्यार कहते हैं। अव्यक्त आंखें फाड़े उसी को देख रहा था। तो अनवी उसके गले से लगकर बोली, आई लव यू स्टूपिड। बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, इसीलिए तुम्हारी तकलीफ मेरे दिल को महसूस हो गई और मैं यहाँ आ गई। अगर मुझे थोड़ी भी देर हो जाती तो मैं तुम्हें खो देती। अव्यक्त को जब एहसास हुआ कि ये उसका ख्वाब नहीं बल्कि सच है, तो उसने भी अपनी पकड़ अनवी की पीठ पर कस ली और मुस्कुराते हुए बोला, मेरे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता जब तक मेरी अनवी मेरे साथ है। अनवी उससे अलग हुई तो अव्यक्त मुस्कुराते हुए बोला, मुझे तो लगा था कि मेरा यह प्यार एक तरफा ही रह जाएगा, पर यह तो बड़ी जल्दी दो तरफा हो गया। अगर ऐसा पता होता तो मैं पहले ही ये काम कर लेता। मेरे डूबने से अगर मुझे मेरा प्यार मिलता तो वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही अनवी ने उसके कंधे पर मारा और बोली, खबरदार जो दोबारा ऐसी बात कही तो
मेरी जान गले में आकर अटक गई थी और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। अन्वी के छोटे से मुंह को देखकर अव्यक्त को हंसी आ गई और उसने अन्वी को गले से लगाया और उसके माथे पर किस करते हुए बोला, कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी में ऐसा पल आएगा। हमें जिंदगी देने के लिए खुद हमारा इश्क चला आएगा। अन्वी उससे अलग होकर बोली, तो शायर जी आप ये बाथ टब में लेटकर क्या सच में ऊपर जा रहे थे? उसकी बात पर अव्यक्त की हंसी गायब हो गई और वो सोच में पड़ गया। तो अन्वी ने उससे पूछा कि क्या हुआ। अन्वी, मैं यहाँ खुद नहीं आया था, किसी ने पीछे से मेरे सिर पर डंडा मारकर मुझे बेहोश किया था। उसके बाद उस इंसान ने मुझे इसमें डाल दिया, पर वो कौन था और उसने ऐसा क्यों किया मुझे पता ही नहीं चला। अगर मैं होश में होता तो शायद पता कर लेता। अव्यक्त ने चिंतित स्वर में कहा। अन्वी कुछ बोलने को हुई कि अचानक से उन्हें दरवाजे के बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। अव्यक्त और अन्वी दोनों बाहर की तरफ गए तो देखा कि किसी ने अव्यक्त के घर को बाहर से फिर से लॉक कर दिया था। अन्वी ने दरवाज़ा खटखटाया और खोलने के लिए चिल्लाई, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। अव्यक्त ने अपना जोर लगाने की कोशिश की, पर पानी में रहने की वजह से उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था और इसीलिए वो अपनी ताकत नहीं लगा पा रहा था। अन्वी ने उसे आराम से बेड पर बैठाया और बोली, अभी तुम रिलैक्स करो। फिर दरवाजे की तरफ देखकर वो बोली, ये ज़रूर वही इंसान होगा जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया था, पर ये करना क्या चाहता है पता नहीं, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं अभी दरवाजे को खोल देता हूँ। कहकर अव्यक्त खड़ा हुआ, पर उसमें अभी इतनी हिम्मत नहीं थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था, इसलिए वो फिर से अपनी जगह पर बैठ गया। अन्वी ने उसे उठने से मना किया और खुद ही दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो नहीं खुला और अव्यक्त के घर में कोई खिड़की भी नहीं थी। फिर वो क्या ही करती, अव्यक्त के पास आकर बैठ गई। धीरे धीरे रात होने लगी और दोनों को नींद आ गई। दोनों अपनी मर्यादा जानते थे, इसलिए बेड के अलग अलग कोने पर सोए और बीच में कई तकिए भी रख लिए। सुबह सुबह अव्यक्त के घर का दरवाज़ा खुला। अव्यक्त और अनवी दोनों ही अपने अपने कोनों पर आराम से सो रहे थे। दरवाजे पर खड़े अंकुश जी ने यह सब देखा तो गुस्से से उनकी भवें तन गई। उन्हें जब इस बात के बारे में पता चला तो वो अकेले ही ड्राइवर के साथ यहाँ आ गए और जब यहाँ आए तो दरवाज़ा लगा हुआ था। ना तो उसकी कड़ी लगी थी और ना ही उस पर कोई ताला था। अगर हवा का एक हल्का सा झोंका भी आता तो वो खुल जाता। अंकुश जी ने अपनी लाल आंखों के साथ चिल्लाकर कहा, अनवी। उनकी तेज आवाज़ पर अनवी और अव्यक्त दोनों की ही नींद खुल गई। दोनों उन्हें वहां देखकर हैरान रह गए। अनवी अपनी जगह से खड़ी हुई और अंकुश जी के पास आकर डरते हुए बोली, पापा मेरी मेरी बात सुनिए, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। हम तो बस। अंकुश जी की तेज आवाज़ पर वो डर गई। फिर अंकुश जी ने अपनी उन्हीं लाल आंखों से अव्यक्त को देखा और उसकी ओर बढ़कर उसका कॉलर पकड़ लिया। अन्वी ने उसे छुड़ाने की कोशिश की तो अंकुश जी ने उसे दूर कर दिया। उसके कॉलर को पकड़े हुए ही वो बोले, बहुत होशियार होना तुम, मेरी भोली भाली बच्ची को आसानी से अपने जाल में फंसा लिया। अंकल ऐसा कुछ नहीं है, वो तो किसी ने दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया था, इसलिए हम यहाँ बंद हो गए। अव्यक्त ने कॉलर छुड़ाते हुए कहा तो अंकुश जी ने अपनी पकड़ उस पर कसते हुए कहा, अच्छा मेरी शक्ल पर तुम्हें बेवकूफ़ लिखा हुआ दिख रहा है। अगर दरवाज़ा किसी ने लॉक कर दिया था तो मुझे कैसे खुला हुआ मिल गया? अंकुश जी की बात पर अनवी और अव्यक्त ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। फिर अनवी बोली, पापा ये किसी की चाल है हमें फंसाने की। कल उसी शख्स ने अव्यक्त की जान भी लेने की कोशिश की थी, इसलिए मैं यहाँ आई और अव्यक्त को बचाया। इतने में ही उसने दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया और हम दोनों यहाँ बंद हो गए। आई डोंट बिलीव दिस कि ये मेरी बेटी बोल रही है। मेरी अनवी, मेरी प्रिंसेस तो कभी ऐसी नहीं थी। इस लड़के के लिए तुम अपने पापा से झूठ बोल रही हो? अंकुश जी ने अनवी की तरफ देखते हुए कहा, जिसकी आंखों में नमी आ चुकी थी। ऐसा नहीं है अंकल। अव्यक्त के कुछ बोलने से पहले ही अंकुश जी ने उसके मुंह पर एक मुक्का जड़ दिया, जिससे वो नीचे जा गिरा। अवी, चिल्लाते हुए अनवी उसकी ओर बढ़ी तो अंकुश जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। तभी बाहर से दो हट्टे कट्टे आदमी अंदर आए। जब अंकुश जी अपने घर से बाहर निकले थे तब उन्होंने उन दोनों को कॉल करके यहाँ बुला लिया था। वो अव्यक्त की ओर बढ़े तो अंकुश जी बोले, आज इस लड़के को बता दो कि हमसे उलझने का अंजाम क्या होता है। अंकुश जी के कहने पर वो दोनों अव्यक्त पर वार करने लगे। अव्यक्त खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था पर वो छूट नहीं पा रहा था।
अन्वी उसे बचाने के लिए झटपटा रही थी, पर अंकुश जी ने उसका हाथ बहुत कस के पकड़ा हुआ था। दोनों की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। अव्यक्त की आंखें दर्द से बह रही थी और अन्वी की आंखें उसके दर्द से। अन्वी ने हाथ जोड़कर अंकुश जी से कहा, पापा उसे छोड़ दीजिए वरना वो मर जाएगा। नहीं, उसकी यही सजा है। अंकुश जी ने बिना अन्वी की तरफ देखे हुए ही कहा। अब अन्वी से उसकी तकलीफ देखी नहीं जा रही थी। उसने अंकुश जी के हाथ पर काटा और दौड़कर पास में पड़ा चाकू उठा लिया। अव्यक्त के सामने आकर उसने उन दोनों आदमियों को वो चाकू दिखाया और गुस्से से बोली, खबरदार, जो किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो तुम्हारे शरीर से खून की नदियां बहा दूंगी। वो दोनों डरकर पीछे हो गए। फिर अन्वी ने रोते हुए अव्यक्त को देखा, जो कि नीचे पड़ा हुआ दर्द से कराह रहा था। अंकुश जी ने गुस्से से ही अन्वी को कहा, अन्वी, चाकू फेंक दो और चलो मेरे साथ घर। क्यों इस लड़के के लिए ये सब कर रही हो? अरे ऐसे लाखों दोस्त मिल जाएंगे तुम्हें, दोस्त मिल जाएंगे पापा, लेकिन प्यार नहीं। अन्वी ने कहा तो अंकुश जी ने उसे सवालिया नजरों से देखा। अन्वी ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा, हाँ, मैं अभी से प्यार करती हूँ। आई लव हिम। अब तो अंकुश जी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वो गुस्से से आगे बढ़े, लेकिन अन्वी ने उन्हें भी चाकू दिखाया। अंकुश जी ने उसकी तरफ देखते हुए अपनी भौहें सिकोड़ कर कहा, तुम इस लड़के के लिए मुझे चाकू दिखा रही हो? हाँ पापा, क्योंकि मैं आज सही के साथ हूँ और आप गलत के साथ। तो मैं आपकी तरफ कैसे हो सकती हूँ? अन्वी ने नम आंखों से कहा। अन्वी अव्यक्त के पास बैठी और उसकी चोटों पर उसने हाथ रखा तो वो कढ़ा दिया। अन्वी की आंखें भी उस दर्द से बंद हो गई। उसके हाथ से वो चाकू छूटा तो वो आदमी उसके पास आए, लेकिन अंकुश जी ने उन्हें वहीं रोक दिया। अन्वी से तो बहुत कुछ कहा, लेकिन अब मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। जब अंकुश जी ने यह बात शांत लहजे में अव्यक्त को देखकर कही, तो अन्वी और अव्यक्त हैरानी से उन्हें देखने लगे। अंकुश जी ने आगे अपनी बात रखी, मेरी जगह एक बार खुद को रख कर देखो। सोचो कि अगर तुम्हारी कोई बेटी होती और वो एक ऐसे लड़के से प्यार करती जिसका घर खर्च भी कुछ बच्चों की ट्यूशन फीस से चलता है, तो क्या तुम खुशी खुशी अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में रख देते? अंकुश जी की कही बात पर अव्यक्त ने हैरानी से उन्हें देखा। अंकुश जी अपनी नम आंखों से बोले, एक बाप हमेशा यही चाहता है कि उसकी बेटी एक सुखी परिवार में जाए, उसे वहां कोई तकलीफ ना हो। पर तुम खुद ही सोचो कि तुम खुद का खर्च भी इतनी मुश्किल से चला पाते हो, तो शादी के बाद कैसे ये सब हो पाएगा? अव्यक्त की नज़र अंकुश जी की बातों पर नीचे झुक गई और वो बोला, मैं समझ रहा हूँ कि आपको आपकी बेटी की चिंता है। मैं अभी बेरोजगार हूँ, लेकिन बहुत जल्द एग्ज़ाम देकर अपनी खुद की जॉब हासिल कर लूँगा। क्या गारंटी है इस बात की कि तुम्हें जॉब मिल ही जाएगी? लगा तो मुझे भी था कि मेरी पत्नी हमेशा मेरे साथ रहेगी, मेरे मरने तक मेरा साथ निभाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चली गई वो मुझे और अपनी बेटी को छोड़कर। जब उसके इस दुनिया में लंबे टाइम तक रहने की गारंटी नहीं थी, तो तुम्हारी जॉब लगेगी इसकी गारंटी तुम कैसे ले सकते हो? अंकुश जी की बात सुनकर अव्यक्त ने अपने आंसू पोंछे और दर्द से कड़हाते हुए खड़ा हुआ। अनवी ने उसकी मदद की खड़ा होने में। वो अपनी जगह पर खड़ा होकर बोला, मैं आपकी बात समझ गया। आपको मुझसे नहीं बल्कि मेरी बेरोजगारी से प्रॉब्लम है, तो ठीक है। अब मैं आपसे आपकी बेटी का हाथ तभी मांगने आऊँगा जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊँगा। कल मेरा एग्ज़ाम है और इसीलिए मैं मथुरा जाऊँगा और वहाँ से तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक मेरे शरीर पर वर्दी ना हो। अव्यक्त ने आखिरी लाइंस अन्वी को देखकर कही। अंकुश जी के चेहरे पर यह सुनकर मुस्कान आ गई। वहीं अन्वी का दिल घबराने लगा। वो उसका हाथ पकड़े हुए ही उसे देखने लगी। अव्यक्त ने उसका हाथ अपने दूसरे हाथ से अलग किया और बोला, बहुत जल्द वापस आऊँगा और तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर ले जाऊँगा। बस कुछ ही टाइम की बात है, फिर ये अभी अपनी अन्वी का होगा। अब तो अन्वी की रुलाई फूट गई। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। मैं इसमें ही खुश रह लूँगी, अन्वी ने रोते हुए ही कहा। तो अव्यक्त मुस्कुराकर बोला, अन्वी, तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं। मैं अभी इतना सक्षम नहीं हूँ कि तुम्हारा हाथ मांग सकूं। जब हो जाऊंगा तो हक से तुम्हें लेकर जाऊंगा। अन्वी वहां से जाना नहीं चाहती थी, लेकिन अव्यक्त के कहने पर अंकुश जी के साथ चली गई। अगले दिन अव्यक्त अपने एग्जाम के लिए मथुरा निकल गया। जाते हुए उसने फतेहाबाद की यादों को खुद में समेटा और अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो वो पुलिस स्टेशन में था। अब उसे ख्याल आया कि वो उन बीती यादों में खो गया था। जब उसने फिर से अपनी अन्वी का चेहरा देखा तो उसके आंसू बह निकले। उस दिन अन्वी के चेहरे पर उससे दूर होने का दर्द था, लेकिन आज
आज तो उसके चेहरे में कोई भाव नजर नहीं आ रहे थे। वो बस आंखें बंद किए हुए बेहोश उसकी गोद में पड़ी। अव्यक्त की गोद में अन्वी अभी भी बेहोश पड़ी हुई थी। अव्यक्त की आंख से बहते आंसू जब अन्वी के ऊपर पड़े तो उसकी पलकों ने कुछ हलचल की। उसकी पलकों को खुलते हुए देख अव्यक्त के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अन्वी का नाम दोहराया। तभी अन्वी ने अपनी आंखें खोल दी। वो धीरे से उठी और अपनी बहती हुई आंखों के साथ उसने अव्यक्त के चेहरे को छुआ और धीरे से उसका नाम पुकारा, अवी। अपना नाम अन्वी के मुंह से सुनकर अव्यक्त की आंखें बंद हो गई और उनमें जो आंसू अब तक रुके थे वो लुढ़क गए। अव्यक्त ने अपनी आंखें खोलकर अन्वी के हाथों को अपने हाथों में भर लिया और उनसे फिर अपने चेहरे को स्पर्श करवाया। लोकअप से बाहर खड़ा आनंद ये सारा नज़ारा देख रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। लेकिन वो ये ज़रूर समझ पा रहा था कि दोनों के ही दिल में बेहिसाब दर्द है। अव्यक्त ने अपने आंसुओं को पोंछकर अन्वी से सवाल किया, अन्वी, ये क्या हालत हो गई है तुम्हारी? मेरी अन्वी तो कभी ऐसी नहीं थी, तो फिर ये कैसे? और मैं जब तुम्हारे घर पहुंचा तो वहां ना तो तुम थी और ना तुम्हारे पापा। जब पड़ोसियों से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी शादी होने के बाद तुम अपने ससुराल चली गई और अंकल लंदन। पर ऐसा कैसे हो गया? मैंने तो तुम्हें इंतज़ार करने के लिए कहा था। फिर क्यों तुमने मेरा थोड़ा सा इंतज़ार नहीं किया? अन्वी ने अपने आंसुओं को पोंछकर एक टेढ़ी मुस्कान दी और बोली, सब वक्त का खेल है अभी। पहले हमारा मिलना, फिर बिछड़ना और फिर मेरी ज़िंदगी में वो तूफान आना जिसकी मुझे कभी उम्मीद नहीं थी। सब कुछ इस तरीके से हुआ कि तुम्हारा मुझे गलत समझना लाजमी है। पर मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि तुम्हारे बिना मुझे कितनी सारी तकलीफ़ें हुई हैं। उसके आखिरी वाक्य में उसकी तड़प और दर्द साफ साफ झलक रहे थे। अन्वी, तुम सही सही बताओ ना कि हुआ क्या था? अव्यक्त ने उसे कंधों से पकड़कर परेशान होते हुए कहा। अन्वी दूसरी तरफ मुड़ी और बोली, जब से तुम गए तब से मैं बहुत ज़्यादा अपसेट रहने लगी थी। कुछ अच्छा नहीं लगता था मुझे। एक बार फिर उस अकेलेपन ने मुझे घेर लिया था। तभी एक दिन रियांश हमारे घर आया। वो मेरे पापा के दोस्त का बेटा था। बचपन से ही वो हमारे घर पर आया करता था। पापा ने मुझे उसके साथ समय बिताने को कहा। शुरू शुरू में तो मैं बिल्कुल भी उसके साथ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन धीरे धीरे मैं इस गम से बाहर निकलने लगी। उसके साथ थोड़ा बहुत खुश रहती थी मैं। फिर एक दिन पापा ने उसके साथ मेरी शादी करने का फैसला कर दिया। उसकी बात पर अव्यक्त चौंक गया तो वो उसकी तरफ देखकर बोली, हाँ, पापा ने उस दिन जो भी बोला वो सब इसलिए था ताकि तुम मुझसे दूर हो जाओ। वो अच्छे से जानते थे कि तुम्हारी कमज़ोरी क्या है, इसलिए उन्होंने ये सब किया। लेकिन वो हमेशा से ही रियांश से मेरी शादी करवाना चाहते थे। मैंने रियांश को समझाया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। उसने कहा कि वो मुझे पागलों की तरह प्यार करता है और मेरे बिना जी नहीं पाएगा। मैंने पापा के सामने भी हाथ जोड़े, मिन्नतें की, लेकिन वो अपनी ज़िद पर अड़े हुए थे। जब मैंने 2 दिनों तक उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और ख़ुद को एक कमरे में बंद कर दिया। मैं अपने पापा को तकलीफ़ में नहीं देख सकती थी, इसलिए मुझे उस रिश्ते के लिए हाँ करना पड़ा। शादी के बाद मैं रियांश के साथ उसके घर गई। सोचा अपने दोस्त के घर आई हूँ, पर असल में वो किसी नर्क से कम नहीं था। जैसा अभी तक रियांश खुद को दिखा रहा था वो वैसा बिल्कुल भी नहीं था। वो एक दरिंदा था, वो दरिंदा जिसे मुझसे नहीं मेरे शरीर से प्यार था। शादी की पहली रात ही उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। उस रात के बाद वो हर रात हर दिन जब उसका मन करता तब मेरे पास अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए आ जाता। अन्वी जब ये बोल रही थी तो वो तकलीफ उसके लफ्ज़ों में ही नहीं बल्कि उसके शरीर के हर एक अंग से बाहर निकल रही थी। और उससे भी ज़्यादा तकलीफ अव्यक्त को हो रही थी। उसके हाथों की मुट्ठियाँ गुस्से से भिज गई थी और उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। मैंने पापा को इस बारे में सब बताना चाहा, लेकिन शादी के दूसरे दिन ही उसने मुझसे मेरा फ़ोन छीन लिया। पापा जब भी मुझे कॉल करते वो मेरी आवाज़ में उनसे बात कर लेता। मुझे उसने एक कमरे के अंदर बंद करके रखा था। मैंने भागने की कोशिश की लेकिन नहीं भाग पाई। कुछ दिन बाद वो खुश होकर मेरे पास आया और बोला कि वो करोड़पति बन गया है। फिर उसने बताया कि उसे करोड़पति मेरे पापा ने ही बनाया है और बदले में उसने उन्हें भिखारी बना दिया है। उसने पापा से धोखे से सारी प्रॉपर्टी के पेपर साइन करवा लिए, जिससे पापा से सब कुछ छिन गया। मैंने उससे पूछा कि पापा कहाँ हैं, तो वो बोला
कि उसने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है। अब वो कहाँ गए ये उसे नहीं पता। मैं तो पहले ही टूट चुकी थी। इसके बाद तो मेरे जीने की इच्छा ही मर गई। अपने पापा को ढूंढना चाहती थी, पर मैं तो खुद एक कमरे के अंदर बंद थी। रियांश ने पापा को घर से बाहर निकाल कर उसे बेच दिया, और सारी प्रॉपर्टी को भी, जिससे वो करोड़पति बन गया। लेकिन मेरा अब भी वही हाल था। कई बार मैंने मरने की भी कोशिश की, लेकिन उस कमरे में कुछ भी नहीं था जिससे मैं मर सकूं। एक दिन शायद गलती से रियांश ने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। मैं उस कमरे से बाहर निकली। अगर मैं बाहर भागती तो बाहर वॉचमैन मुझे पकड़ लेते। रियांश फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। इसी का फ़ायदा उठाकर मैं गाड़ी की डिग्गी में बैठ गई। थोड़ी देर में वो गाड़ी चल दी। कुछ मिनट्स के बाद वो गाड़ी रुकी। रियांश बाहर निकलकर चला गया। मैंने वहाँ से भागने की सोची, लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी से बाहर निकली तो मैंने देखा कि वो जगह अजीब सी थी। मैंने चारों तरफ अपनी नज़रें फैलाई सभी लोगों को, और उस जगह को गौर से देखने पर मुझे समझ आया कि वो कौन सी जगह थी। मैं गाड़ी की डिग्गी से बाहर निकली, और जब मैंने चारों तरफ देखा तो मुझे समझ आया कि वो जगह कुछ अजीब सी थी। जब मैंने उसे गौर से देखा तो पता चला कि रियांश कोठे पर आया था, वो जगह जहाँ पर लड़कियों की इज्जत का कोई मोल नहीं। पहले तो मैं चौंकी, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि जो लड़का अपनी पत्नी की इज्जत नहीं कर सकता, वो किसकी इज्जत करेगा। मैं उसके ही पीछे छिपते हुए चली गई। अन्वी एक कमरे के पीछे छिपी हुई रियांश को देख रही थी, जो कि अंदर जाकर एक औरत से बात कर रहा था। सभी लड़कियां अपना काम अच्छे से कर रही हैं ना? रियांश ने पूछा तो वो औरत मुंह बनाकर बोली, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन वो पारो, वो बहुत नखरे करती है, मानती ही नहीं है। एक बार में कोई बात, जब भी कोई कस्टमर आता है तो गुस्सा होकर चला जाता है। क्या? लगता है उन सब की अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी, कहकर रियांश अंदर की तरफ जाने लगा कि एक अधेड़ उम्र के शख्स ने आकर अन्वी का हाथ पकड़ लिया और बोला, वाह क्या चीज़ है। इस आवाज़ पर रियांश और उस औरत ने मुड़कर उधर देखा। अन्वी भी घबराकर पहले उस शख्स को और फिर रियांश को देखने लगी। रियांश उसे वहां देखकर पहले चौंका, और फिर उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आई। वो गुस्से से वहां आया। अन्वी ने डर के मारे अपनी नजरें झुका ली। रियांश ने एक नज़र उसे देखकर फिर मुस्कुराते हुए उस शख्स को देखा और बोला, बताइए सर, हम क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? ये लड़की आज के लिए मुझे चाहिए, उसने अन्वी की तरफ घिन भरी नज़रों से देखते हुए कहा। तो अन्वी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। रियांश ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, सर इसे कुछ नहीं आता, इससे भी खूबसूरत और बढ़िया लड़कियां अंदर हैं। नहीं, मुझे तो यही पसंद है, इसके लिए मैं कितना भी पेमेंट कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ इसके लिए। अगर ये मिलेगी तो ही मैं दूंगा, वरना मैं जा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं सर, आप तो बुरा मान गए। ऐसा कुछ नहीं है, एक मिनट, उस औरत ने पहले उस शख्स से कहा और फिर रियांश को इशारा करके एक तरफ ले गई। अन्वी उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश में लगी हुई थी। वो औरत रियांश से धीरे से बोली, आप जानते हैं इस लड़की को? हाँ, अभी अभी शादी हुई है इससे मेरी। अरे, तो फिर सोच क्या रहे हैं? जैसा वो आदमी कह रहा है वैसा कर दीजिए। लेकिन उसे, वो ये सब नहीं कर पाएगी। ये लड़कियां भी शुरू में नहीं जानती थी, पर अब सब सीख चुकी हैं, उस औरत ने अंदर की तरफ इशारा करते हुए कहा, और फिर बोली, सर समझने की कोशिश कीजिए, बहुत बड़ी पार्टी हाथ लगी है। वैसे भी कौन सा आप उसे अपनी पत्नी मानते हैं? आज तक आपने सब कुछ पैसे के लिए ही किया है, तो दे दीजिए ना उस बुढ़े को उसे। रियांश को उस औरत की बात सही लगी और उसने गर्दन हिला दी। वो दोनों उस शख्स के पास आए और दोनों ही मुस्कुरा दिए। तो क्या सोचा आपने? उस शख्स ने पूछा तो रियांश मुस्कुराकर बोला, हमें मंजूर है, लेकिन रकम भी अच्छी होनी चाहिए। रियांश के इस वाक्य पर अनवी उसे हैरानी से देखने लगी। उस शख्स ने अपनी जेब से पैसों की एक गड्डी निकाली और रियांश के हाथों में थमा दी और बोला, ये तो सिर्फ एडवांस है, अगर मुझे इसके साथ अच्छा लगा तो और भी ज़्यादा पैसे मिलेंगे। आज तक किसी कस्टमर ने उन्हें इतने पैसे नहीं दिए थे, इसलिए वो लालची लोग आंखों में लालच लेकर उन पैसों को देखने लगे। फिर रियांश खुश होकर बोला, आज रात क्या, आप पूरी ज़िंदगी के लिए इसे अपने पास रखिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रियांश, अनवी ने आंखों में आंसू और चेहरे पर हैरानी के भाव लाकर कहा। तो रियांश ने उसे गुस्से से घूरा। अनवी रोते हुए उससे बोली, तुम पागल हो गए हो? मैं पत्नी हूं तुम्हारी, 7 फेरे लिए हैं तुमने मेरे साथ,
तुम्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आ रही है? ए लड़की, मुझे आज तक कभी इस काम में शर्म नहीं आई, और वैसे भी तू अकेली नहीं है। इस कोठे पर जितनी भी लड़कियां हैं वो सब मेरी ही लाई हुई हैं। और एक और बात बताऊं, इन्हें भी मैं उसी तरह लाया था जैसे तुझे लाया था, शादी करके। रियांश ने बेधड़क ये कहा तो अनवी की आंखें फटी की फटी रह गई। वो सब मेरी पत्नियां हैं, लेकिन अब वो हर रात दूसरों के साथ सुहाग रात मनाती हैं। रियांश ने फिर बड़ी बेशर्मी से कहा। तो अनवी ने गुस्से से कहा, छी, कितने घटिया इंसान हो तुम आज तक मेरे साथ जो करते आए थे उसके बाद मेरी आंखों में तुम्हारे लिए कोई इज्जत नहीं बची थी, पर आज आज तो तुमने हद ही प्यार कर दी। इतनी सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने, और अब मुझे भी इस दलदल में फेंकना चाहते हो? अरे उसे चुप कराओ ना, रियांश ने उस औरत की तरफ देखते हुए कहा। तो उस औरत ने एक कपड़े से अनवी का मुंह बांध दिया। रियांश उसकी आंखों में देखकर बोला, अब तुम्हें हमेशा के लिए इसी दलदल में रहना है, क्योंकि तुम पहली ऐसी लड़की हो जिसने मुझे इतने पैसे दिलाए हैं। करोड़पति तो मैं पहले ही बन चुका हूँ, लेकिन अब मुझे इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनना है, और इसमें तुम ही मेरी मदद करोगी, अपने इस खूबसूरत शरीर को बेचकर। अनवी के शरीर पर उंगली फेरते हुए रियांश ने कहा तो अनवी ने उसे छिटक दिया। रियांश ने उस औरत से उसे अंदर ले जाने के लिए कहा तो वो जबरदस्ती उसे अंदर ले गई। उसके साथ ही वो शख्स भी उसके पीछे चला गया। उस रात उस शख्स ने भी मेरी आत्मा और शरीर दोनों को चीर कर रख दिया। फिर हर दिन मेरे साथ यही होता, अलग अलग शख्स अपनी हवस मिटाने के लिए मेरे पास आते, और मैं कुछ नहीं कर पाती। अपने आप से घिन आने लगी थी मुझे मुझे उस नरक से बाहर निकलना था। बहुत कोशिशें की मैंने, पर नहीं निकल पाई। एक दिन अपने अंदर की पूरी हिम्मत को समेटकर मैं अपने कमरे से बाहर निकली। उस दिन मेरे अंदर की पूरी ज्वाला बाहर आने के लिए तड़प रही थी, और वो औरत अपने दो आदमियों के साथ वहां बैठी थी। मुझे देखकर उसने अपने आदमी को मुझे पकड़ने के लिए भेजा, लेकिन उससे पहले मेरी नज़र वहां पड़े चाकू पर गई। जब वो मेरे पास आए तो मैंने उन दोनों के पेट को उस चाकू से चीर दिया, और उन्होंने वहीं अपना दम तोड़ दिया। उसके बाद मैंने अपनी देखती आंखों से उस औरत की ओर देखा। वो डरकर पीछे जाने लगी, लेकिन उस दिन मेरे सिर पर खून सवार था, इसलिए मैंने उसके सीने में वो चाकू उतार दिया। वो भी उसी वक्त इस दुनिया को छोड़कर चली गई। जब मैंने खुद के खून से सने हुए कपड़ों को देखा तो मैं खुद ही डर गई, लेकिन मैंने कुछ पल के बाद खुद को संभाला और वहां से बाहर भाग गई। लेकिन रियांश को सब पता चल गया था, इसलिए उसने पुलिस बुलाकर मुझे अरेस्ट करवा दिया, और मैं यहाँ पहुँच गई। उसने एक झूठी कहानी भी बनाई कि मैंने चाकू से उस पर हमला किया और अपने पति को जान से मारने की कोशिश की। अनवी की आंखों में जो तकलीफ थी उससे कहीं ज्यादा तकलीफ अव्यक्त की आंखों में नजर आ रही थी। अनवी उसकी तरफ मुड़ी तो उसकी आंखों को देखकर डर गई। अनवी ने अव्यक्त की लाल आंखों को देखा। वो समझ गई थी कि उसके अंदर का ज्वालामुखी बस फटने को ही है। उसने अव्यक्त को रोकने की कोशिश की, पर उससे पहले उसने अनवी को तेजी से गले लगा लिया और बोला, तुम्हें जिसने तकलीफ पहुंचाई है उसे मैं चैन से जीने दूं नहीं, उसे जीने भी दूं ये हो नहीं सकता। कहकर अव्यक्त उससे अलग हुआ और लॉकअप से बाहर निकल गया। अनवी ने उसे आवाज लगाई, लेकिन वो नहीं रुका। तभी पीछे से एक आवाज आई, एसआई अव्यक्त अग्रवाल। अव्यक्त के कदम रुक गए और उसने मुड़कर देखा। सामने वर्दी में एक और उसका हमउम्र शख्स खड़ा था। मैं इस थाने का एसएचओ हूँ, एसएचओ विधान शर्मा, उस शख्स ने कहा। तो अव्यक्त ने उसे सैल्यूट करते हुए कहा, जय हिंद सर। जय हिंद। कहाँ जा रहे थे आप? विधान ने पूछा। तो अव्यक्त ने अनवी की तरफ देखा, जो उसकी ही तरफ उदास आंखों और एक तरफ से देख रही थी। अव्यक्त ने फिर से विधान का रुख किया और बोला, एक जरूरी काम था, कर लीजिएगा बाद में, पहले मेरे केबिन में आइए। विधान कहकर मुड़ा कि अव्यक्त ने पीछे से ही कहा, सर ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है। विधान के चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए और उसने बिना मुड़े ही कहा, अगर आपको आपके पर्सनल काम इतने इंपॉर्टेंट लगते थे तो पुलिस फोर्स ज्वाइन करने की क्या ज़रूरत थी? कोई और नौकरी ढूंढ लेते अपने लिए। पर फिलहाल आप एक एसआई हैं और आपका फर्ज है कि आप अपने एसएचओ के ऑर्डर्स फॉलो करें। इतना कहकर विधान बड़े बड़े कदमों से अंदर चला गया। अव्यक्त ने अनवी को देखा और वो भी विधान के पीछे चला गया। अनवी अपनी ही जगह पर हताशी होकर बैठ गई। आनंद उसके पास आया और उसे देखने लगा तो अनवी बिना उसकी तरफ देखे बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में ऐसा कोई पल आएगा, और ना ही कभी ये सोचा था कि मेरी वजह से अवी को इतना सहना पड़ेगा।
अब तो मुझे खुद पर ही गुस्सा आ रहा है कि मैंने क्यों अभी को ये सब बताया। अनवी की तकलीफ को देखकर आनंद लोकअप के पास आया और उससे बोला, देखिए मैं ये तो नहीं कह सकता कि मुझे आपकी तकलीफ का एहसास है, क्योंकि आपकी तकलीफ सिर्फ आप ही महसूस कर सकती हैं। लेकिन फिर भी आपको कहूँगा कि सब ठीक हो जाएगा। नहीं, अब कुछ ठीक नहीं होगा, क्योंकि अब अवी को सब पता चल चुका है। वो रियांश को नहीं छोड़ेगा। एक बार एक कांटा चुभा था मेरे पैर में, उस तकलीफ को भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाया था, और अब तो मेरी पूरी जिंदगी के कांटों को मैंने उसे गिना दिया है। तो वो कैसे उस इंसान को छोड़ सकता है जिसने मुझे ये तकलीफ दी। अनवी ने रोते हुए कहा और अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। विधान जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। अव्यक्त उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। तो विधान बोला, आज आपका पहला दिन है और आप पहले ही दिन मेरे ऑर्डर को मानने से इनकार कर रहे थे। सॉरी सर, लेकिन वो काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने ऐसा कहा। अव्यक्त ने गर्दन झुकाए हुए ही कहा। तो विधान गुस्से से उठकर खड़ा हो गया और अपना हाथ टेबल पर मारकर बोला, आई डोंट केयर कि आपका काम कितना इम्पोर्टेंट है। मुझे इस थाने के कामों से मतलब है, क्योंकि अगर इस थाने के खिलाफ एक भी कंप्लेंट आई तो आपकी नौकरी गई। सॉरी सर, अव्यक्त ने अपनी मुट्ठियों को कस लिया और गुस्से को पीकर गर्दन झुकाए हुए ही बोला। विधान फिर से अपनी कुर्सी पर बैठ गया और बोला, फतेह चौराहे पर जाकर आपको ट्रैफिक कंट्रोल करना है और अच्छे से करना है, क्योंकि अब तक जितने भी लोग इस थाने में आए हैं वो सब के सब निकम्मे निकले। अब अगर आपने भी उन्हीं की तरह किया तो मेरा गुस्सा आप पर ही फट जाएगा। इसलिए सब कुछ अच्छे से कीजिएगा। आप चिंता मत कीजिए सर, आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं मिलेगा। अव्यक्त ने कहा तो विधान ने हाँ में गर्दन हिलाकर उसे जाने की परमिशन दे दी। इस बार अव्यक्त ने अनवी की तरफ एक बार भी नहीं देखा, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने उसे देखा तो उसकी हालत फिर से उसके दिल में रियांश के लिए आग जगा देगी और फिर वो खुद के गुस्से पर काबू नहीं कर पाएगा। वो सीधा ही थाने से बाहर निकल गया। अलमी ने उसकी तरफ देखा और आनंद से बोला, भैया। अलमी ने उसे भैया बोला तो आनंद ने उसे हैरानी से देखा। अलमी ने आंखों में नमी लाकर कहा, आपको भैया बुला सकती हूँ ना। आनंद की भी आंखों में नमी आ गई थी। उसने हाँ में गर्दन हिला दी। आप प्लीज अभी के साथ जाइए ना, मुझे डर लग रहा है कहीं वो कुछ गलत ना कर बैठे। अनवी ने कहा तो आनंद ने हाँ में गर्दन हिलाई और थाने से बाहर निकलने को हुआ कि विधान वहां आ गया और उसे रोका। कहाँ जा रहे हो तुम? सर, वो अव्यक्त सर के साथ। किसी ने कहा तुम्हें? नहीं ना, तो चुपचाप अपना काम करो। लेकिन सर, उन्हें जरूरत पड़ेगी, आनंद ने फिर से धीमी सी आवाज में कहा। तो विधान गुस्से में बोला, अरे यार, हद है। इस पुलिस स्टेशन में कोई भी अपने सीनियर्स की बात को सीरियसली लेता ही नहीं है। जब किसी ने तुम्हें उनके साथ जाने का ऑर्डर दिया ही नहीं है तो क्यों जा रहे हो तुम? अपना काम करो, वरना अभी अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दो, क्योंकि मुझे अपने स्टाफ में कोई भी ऐसा मेंबर नहीं चाहिए जो मेरे ऑर्डर्स को फॉलो ना करे। जाइए काम कीजिए अपना, कहकर विधान ने उसे उसके टेबल की तरफ जाने को कहा। तो आनंद ने अनवी की तरफ क्षमा याचना के भाव से देखा और अपने टेबल पर चला गया। विधान भी वापस अपने केबिन में चला गया और अनवी फिर से उसी तरफ दुखी होकर बैठ गई। वो हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, प्लीज प्लीज अवी को कुछ भी गलत करने से रोक लेना। अव्यक्त ट्रैफिक रोकने के लिए पहुंच गया था। दूसरे कांस्टेबल्स को उसने काम पर लगा दिया था, क्योंकि वो खुद तो अनवी की कही बातों और उसकी उस हालत से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। तभी अचानक से उसके कानों में कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ी। तो उसने अपनी नज़रें उठाकर देखा, सामने बहुत भीड़ लगी हुई थी। तो वह उठकर अपने कांस्टेबल्स को लेकर वहां गया। उसने उस भीड़ में से सारी छानबीन की तो पता चला कि एक शख्स ने अपनी गाड़ी से एक सब्जी वाले की सारी सब्जियां गिराकर खराब कर दी हैं। उसने सबको शांत किया और उस इंसान को उस सब्जी वाले का सारा पैसा चुकाने के लिए कहा। पहले तो उसने मना किया, लेकिन जब उसे पुलिस का डंडा दिखाया तो उसने पैसे देने के लिए हाँ कर दी। पर जिसका नुकसान हुआ है वो है कहाँ? अव्यक्त ने सभी से पूछा। तो एक तरफ से आवाज आई, मत करो गुरूर इतना कि एक दिन ये टूट ही जाएगा। इसे वक्त कहते हैं साहब। आज आपका है तो कल मेरा आएगा। देखे हैं हमने भी बहुत बड़े बड़े अमीर जिन्हें फकीर बनते हुए वक्त नहीं लगा। अगर कर जाते कुछ अच्छा तो वक्त देता ना उन्हें दगा। जैसे ही अव्यक्त ने ये सुना वो हैरानी से उस तरफ देखने लगा। एक अधेड़ उम्र का शख्स उसकी तरफ पीठ किए हुए खड़ा था।
अव्यक्त ने अपने शक को दूर करने के लिए कहा, अंकुश जी। इस आवाज पर वो शख्स पलटा और दोनों ही एक दूसरे को देखकर चौंक गए। हाँ, वो शख्स अंकुश जी ही थे, लेकिन उनकी वेशभूषा देखकर अव्यक्त दंग था। अव्यक्त उनके पास आया और उन्हें ऊपर से नीचे तक देखने लगा। अव्यक्त उन्हें कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो उनके पैरों में गिर गए। अव्यक्त ने उन्हें उठाया और बोला, ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसे मेरे पैरों पर क्यों पड़ रहे हैं? अंकुश जी की आंखें बहने को पूरी तरह से तैयार थी। वो हाथ जोड़कर उससे बोले, मैं क्या कहूँ, कहाँ से शुरू करूँ, समझ ही नहीं आ रहा है। तुमसे माफ़ी मांगू भी तो कैसे मांगू? बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ मैं। तुम्हें तुम्हें अपनी बेटी के लिए सबसे बेकार माना था मैंने, और उस रियांश को बेस्ट। लेकिन उसने ना सिर्फ मेरा भरोसा तोड़ा, बल्कि मुझे मेरे घमंड के आसमान से नीचे पटक कर असली सच्चाई भी दिखा दी। काश मैंने अपनी बेटी की बात मान ली होती। काश मैंने तुम्हें दिया हुआ वादा पूरा किया होता, तो आज मैं यहाँ नहीं होता और मेरी प्रिंसेस, वो तो पता नहीं कहाँ है, किस हाल में है। अंकुश जी का रो रो कर बुरा हाल था। अव्यक्त ने उस सारी भीड़ को वहां से हटाया और फिर अंकुश जी को पास में बैठाकर खुद उनके पास बैठ गया। उसने एक पानी की बोतल ली और उससे अंकुश जी को पानी पिलाया। जब वो थोड़े रिलैक्स हुए तो अव्यक्त बोला, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अपनी बेटी के लिए बेस्ट इंसान देखने के लिए निकला था मैं, और गलती से, या यूं कह लो कि मेरे कर्मों से एक ऐसा लड़का मिला मेरी बेटी को, जिसने ना सिर्फ उसे तकलीफें दे बल्कि मुझे सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। जीने की कोई आस नहीं है मुझ में, लेकिन अपनी बेटी को एक बार देखने के लिए तरस रहा हूँ, और इसीलिए यहाँ पर सब्जियाँ बेचता हूँ। कहकर उन्होंने अपनी बहती हुई आंखों को साफ किया, लेकिन आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उन्होंने आगे कहा, सच कहा था तुमने कि बड़े बड़े अमीर अपने गुरूर के चलते ऐसे फकीर बन जाते हैं। पर उस वक्त मैं अपनी अमीरी के घमंड में इतना चूर था कि मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। इंसान को उसके कर्मों का फल मिलकर ही रहता है। ये अब तक मैंने सुना था, पर अब महसूस कर पा रहा हूँ। उस दिन इसी तरह मैंने अपनी गाड़ी से उस सब्जी वाले के ठेले को टक्कर मारी थी और उसकी रोजी रोटी को बुरा भला कहा था, मगर आज देखो, मैं खुद वहां आकर खड़ा हो गया। अव्यक्त ने उनके आंसुओं को पोंछा और उनके हाथों को हाथ में लेकर कहा, आप रोइए मत प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। जितना आपको झेलना था आप झेल चुके, लेकिन अब आपकी लाइफ में फिर से खुशियां आने वाली हैं, क्योंकि मैं आ गया हूँ। अंकुश जी ने अव्यक्त के हाथ को अपने हाथों में भर लिया और मिन्नत करते हुए बोले, बेटा, तुम तो यहाँ के ऐसा ही हो ना। मेरी बेटी, मेरी अनवी को ढूंढ लो ना, और उसे उस हैवान के चुंगल से छुड़ा लो। अंकल, अनवी, अव्यक्त कुछ बोलने को हुआ कि उसे ख्याल आया, अब ये इस हालत में नहीं है कि इन्हें अनवी के बारे में बता सकूं। अगर मैंने इन्हें कुछ भी बताया तो ये और भी परेशान हो जाएंगे, कहीं इनकी तबीयत ना बिगड़ जाए। उससे पहले मैं वो कर लेता हूँ जो मुझे करना है। अव्यक्त ने एक गहरी सांस ली और बोला, आप जानते हैं कि रियांश कहाँ रहता है? अंकुश जी ने हाँ में गर्दन हिलाई तो अव्यक्त उठने लगा। अंकुश जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोले, लेकिन अब उसके पास बहुत सारी दौलत और सिक्योरिटी है, तुम कैसे पहुंचोगे उस तक? वो मैं अच्छे से जानता हूँ, एक जगह है जहाँ उसके पास सिक्योरिटी बिल्कुल ना के बराबर होती है। अव्यक्त ने कहा तो अंकुश जी उसे हैरानी से देखने लगे। इधर अनवी लॉकअप के अंदर चहलकदमी कर रही थी। कहीं अभी कुछ गलत ना कर दे, कहीं वो कोई ऐसा कदम ना उठा ले जिससे उसकी जॉब और उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाए। अनवी चिंतित होते हुए खुद से सवाल जवाब किए जा रही थी। व्हाट? अपने केबिन से अभी अभी बाहर निकलकर आए विधान का फोन बजा तो उसने उठाया, लेकिन दूसरी तरफ से आई आवाज पर वो हैरानी के साथ बोला। तो अनवी और आनंद उसे सवालिया नजरों से देखने लगे। विधान टेंशन और गुस्से के मिले जुले भावों से फोन पर बोला, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने उन्हें ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए भेजा था और वो वहां से कहीं और चले गए। विधान की इस बात पर जहां आनंद हैरान हुआ, वहीं अनवी के जहन में हैरानी के साथ डर के भाव आ गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो मैं अभी को कुछ नहीं होने दूंगी, अनवी ने चिंतित होते हुए ही कहा। विधान ने फोन पर सवाल किया, कोई आइडिया है कि एसआई अव्यक्त अग्रवाल कहाँ है? कोई बात नहीं, मैं पता लगा लूंगा, और आज तो इनकी ड्यूटी गई। मैंने पहले ही वार्न किया था उन्हें कि अगर उन्होंने मेरे ऑर्डर्स फॉलो नहीं किए तो बहुत बुरा होगा। कहकर गुस्से से विधान ने फोन काटा और तेज कदमों से बाहर चला गया। कुछ देर बाद जीप के स्टार्ट होने की आवाज आई तो वो समझ गए कि विधान अव्यक्त को ढूंढने के लिए निकल गया है।
अव्यक्त और अंकुश जी जीप में बैठे हुए थे। अव्यक्त उसे चला रहा था। उसने ड्राइविंग करते हुए ही अंकुश जी से कहा, अंकल प्लीज़ आप घर चले जाइए, वहाँ बहुत खतरा होगा। नहीं बेटा, अब उसके साथ जो भी बुरा होगा उसे देखने के लिए मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ, क्योंकि उसकी वजह से मेरी पूरी दुनिया बदल गई। मेरी सारी खुशियाँ, मेरी प्रिंसेस की सारी खुशियाँ छीन ली उसने। अन्वी का जिक्र होते ही एक बार फिर अव्यक्त की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने गुस्से से जीप को रास्ते पर भगा दिया। कुछ ही देर में उसने जीप उसी कोठे के आगे आकर रोकी जहां अन्वी रियांश का पीछा करते हुए आई थी। अंकुश जी ने उस जगह को गौर से देखा और फिर अव्यक्त से बोले, तुमने यहाँ गाड़ी क्यों रोकी? क्योंकि हमारा शिकार यहीं मिलेगा, अव्यक्त ने कहा और अंदर की तरफ चला गया। अंकुश जी की हिम्मत तो नहीं हुई, लेकिन वो भी अंदर चले गए। पुलिस वाले को वहां देखकर सभी डर गए। जब अनवी ने उस औरत का खून किया था, उसके 2 दिन बाद ही रियांश ने एक और औरत को वहां की मालकिन बना दिया था। उसने अव्यक्त को अंदर आते हुए देखा तो रोका, लेकिन वो कहाँ रुकने वाला था, वो सीधा अंदर चला गया। उसने सारे कमरों की तलाशी लेना शुरू कर दिया और लगभग 3-4 कमरों की तलाशी के बाद जब उसने 5वें कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो उसका दरवाज़ा खुला। अव्यक्त को किसी और को पहचानने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो उसे देखते ही पहचान गया, क्योंकि उसने पहले ही इंटरनेट से रियांश का फोटो निकाल लिया था। उसे देखते ही उसकी भौहें तन गई और हाथों की मुट्ठियां कस गई। इधर अनवी चिंतित होते हुए लॉकअप में बैठी हुई थी। जैसे ही वो झटके से खड़ी हुई, उसके गले का लॉकेट अटक गया और झटके से खड़े होने की वजह से उसका वो लॉकेट टूट गया। अनवी जल्दी से नीचे बैठी और अपने उस टूटे हुए लॉकेट को उठाया। उसकी आंखों में एक बार फिर से नमी आ गई। उसे वो पल याद आया जब वह अव्यक्त के घर रुकी थी। अन्वी को रात में प्यास की वजह से नींद खुली तो वो किचन की तरफ गई और वहां से पानी पीकर वापस आई। कमरे की लाइट तो ऑफ थी, लेकिन किचन की लाइट से जब उसने अव्यक्त का चेहरा देखा तो वो उसमें खोसी गई। आज पहली बार उसने अव्यक्त को इस तरीके से देखा था, वो भी सोते हुए। उसके कदम खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ गए। उसने गौर से उसका चेहरा देखा, एक अलग ही नूर था उसमें। सोते हुए वो वाकई बहुत प्यारा लग रहा था। बेख्याली में ही उसका चेहरा अवैध के चेहरे के पास चला गया। अनवी का चेहरा अपने सामने देखकर वो डर सा गया। वो घूमकर दूसरी तरफ हो गया और थोड़ी तेज आवाज में बोला, अनवी। अब अनवी ने अपनी आंखें खोली तो उसे एहसास हुआ कि वो क्या करने वाली थी। वो बुरी तरह असहज हुई और मुंह फेर कर खड़ी हो गई। उसे देखकर अव्यक्त के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने कमरे की लाइट जलाई और पास के ड्रॉअर से कुछ निकालकर अपनी मुट्ठी में बंद करके अनवी के सामने आया। अनवी तो शर्म के मारे नजरें झुकाए हुए खड़ी थी। अव्यक्त ने अपनी उंगली से उसका चेहरा ऊपर किया और उन दोनों की नजरें आपस में मिल गई, पर अनवी ने तुरंत उन्हें दूसरी तरफ फेर लिया। अव्यक्त मुस्कुराकर बोला, अनवी, जब तुमने मेरी जान बचाने के लिए जो किया वो बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अभी जो तुम करने जा रही थी वो गलत था। हाँ, तुमने मुझसे प्यार का इजहार किया है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन हमारा प्यार अपनी मर्यादा नहीं तोड़ सकता। अव्यक्त की कही इस बात पर अनवी उसे आश्चर्य से देखने लगी। तो अव्यक्त आगे बोला, तुम्हें मुझे किस करने का ही नहीं बल्कि मुझ पर हर एक हक मिलेगा, लेकिन जब तुम पूरी तरह से मेरी हो जाओगी, जब हम दोनों शादी के पवित्र बंधन में बन जाएंगे। पर उससे पहले हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे हमारे प्यार को कलंक लगे। भले ही हमें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन वो ऊपर वाला तो सब देख रहा है ना। अनवी को अब अव्यक्त पर और भी टूटकर प्यार आ रहा था। इतनी गहरी बात उसने इतने प्यार से उसे समझा दी थी। अनवी की आंखों में अव्यक्त जैसा साथी मिलने की खुशी से आंसू बह आए। उन्हें देखकर अव्यक्त का दिल तड़प उठा। उसने जल्दी से उन्हें पहुंचा और डरते हुए बोला, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? अनवी मुस्कुराते हुए बोली, इसलिए क्योंकि मेरे पास दुनिया का सबसे क्यूट और समझदार इंसान है, कहकर अनवी ने अव्यक्त के गाल खींच दिए। अव्यक्त मुस्कुराया और उसने अपनी मुट्ठी खोलकर अनवी को वो लॉकेट दिखाया। अनवी ने उसे हैरानी से देखा और बोली, ये लॉकेट किस लिए है? तुम्हारे लिए, पर मेरे लिए क्यों? और ये कुछ अलग सा भी लग रहा है। हाँ, क्योंकि ये लॉकेट ऐसा वैसा लॉकेट नहीं है, हमारे प्यार की निशानी है। देखो, इसमें ए लिखा हुआ है, मतलब अव्यक्त की अनवी और अनवी का अवी। अव्यक्त ने कहा तो अनवी और अव्यक्त दोनों ही खिलखिलाकर हंस दिए, पर अगले ही पल अनवी हंसी रोककर बोली,
पर मैंने तो तुम्हें आज आई लव यू बोला है, तो तुम पहले से ये लॉकेट कैसे ले आए? अव्यक्त मुस्कुराकर बोला, क्योंकि मेरे दिल में एक आस थी कि एक दिन तुम ज़रूर मुझसे प्यार करोगी और अपने प्यार का इजहार भी करोगी। मैंने सोच लिया कि उसी दिन ये लॉकेट तुम्हें दूंगा और वो दिन आज है, कहकर अव्यक्त ने अनवी को वो लॉकेट दिया। तो उसने अव्यक्त के हाथों में उसे पकड़ाकर कहा, जब लेकर तुम आए हो तो पहना भी तुम ही दो। अव्यक्त मुस्कुराया और अनवी के गले में वो लॉकेट पहना दिया। अनवी के होंठों पर भी एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। अनवी अब भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वो कहाँ है तो फिर से उसकी आंखों में नमी आ गई। अपने टूटे हुए लॉकेट को देखकर वो बोली, नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी मैं। तुम्हारी ये अनवी अपने अभी को कुछ नहीं होने देगी। अनवी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और आनंद को आवाज लगाकर बोली, भैया। आनंद ने जब मुड़कर देखा तो अनवी हाथ जोड़े खड़ी थी। आनंद भी उसकी इस हालत को देख नहीं पाया। अव्यक्त ने अपनी बंदूक निकालकर रियांश के माथे पर रख दी। बंदूक को देखकर वहां पर हलचल मच गई। सारी लड़कियां एक तरफ जाकर खड़ी हो गई। रियांश कुटिलता से मुस्कुराया और बोला, इंस्पेक्टर, तू शायद जानता नहीं है मुझे। मेरी एक आवाज पर तेरी ये वर्दी उतर जाएगी। एक तो वैसे ही उसे देखकर अव्यक्त का खून खोल रहा था। अपनी अनवी की हालत उसे बार बार गुस्से की आग में जला रही थी। ऊपर से वो उसकी वर्दी का अपमान किए जा रहा था। अव्यक्त बंदूक को उसके माथे पर रखे हुए ही बोला, बहुत शौक है ना तुझे इन मासूम लड़कियों की जिंदगी से खेलने का, पर अब नहीं खेल पाएगा। आज तेरे इस घिनौने खेल को मैं बहुत बुरी तरह से खत्म करूंगा। तड़पा तड़पा कर मारूंगा तुझे। उसकी आंखों में जो गुस्से की लकीरें थी, उससे रियांश की आंखों में भी खौफ आ गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें झिलमिलाने लगी। वो डरते हुए ही बोला, देख, तू तू ये पागलपन जो कर रहा है वो बहुत पछताएगा। अपनी इस नौकरी से हाथ धो बैठेगा। तेरी इन गीदड़ धमकियों से डरता नहीं हूं मैं। और अगर मेरी नौकरी गई भी ना तो मुझे मंजूर है, लेकिन तूने जो इन लड़कियों और मेरी अनवी के साथ किया है, उसके बाद तुझे जिंदा तो नहीं छोड़ सकता मैं। अव्यक्त ने कहा ही था कि रियांश ने एक कुटिल मुस्कान दे दी। अव्यक्त ने उसे हैरानी से देखा तो रियांश ने पीछे की तरफ देखने का इशारा किया। अव्यक्त ने मुड़कर देखा कि रियांश के कुछ आदमियों ने अंकुश जी को पकड़ रखा था और उनके सिर पर बंदूक रख दी थी। अब बोल, क्या करेगा तू? रियांश ने कहा तो अव्यक्त उस पर गुस्से से गोली चलाने को हुआ कि रियांश ने हाथ लगाकर उसे रोक दिया और बोला, ना ना ना, कोशिश भी मत करना, क्योंकि अगर तेली गोली ने मुझे छुआ तो वो बुढ़ा इस दुनिया से हमेशा के लिए चला जाएगा। अव्यक्त ने फिर से अंकुश जी की तरफ देखा और बेबसी में अपनी बंदूक को नीचे कर लिया। रियांश ने गुस्से में आकर अव्यक्त के मुंह पर एक मुक्का जड़ दिया, जिससे वो अपना संतुलन खो बैठा और नीचे गिर गया। रियांश और उसके आदमी उसे बेरहमी से पीटने लगे। वो सारी लड़कियां उसे पिटते हुए देख रही थी, लेकिन कुछ कह नहीं पा रही थी। अंकुश जी खुद भी उन आदमियों की गिरफ्त में थे, इसलिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब उनकी नज़र उन लड़कियों पर गई तो उन्होंने जोर से कहा, देखो देखो इस तमाशे को, बहुत मज़ा आ रहा होगा ना तुम लोगों को इसमें। अंकुश जी ने कहा तो सभी लड़कियां हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। अंकुश जी आगे बोले, अरे ये लड़का अपने प्यार और तुम लोगों की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान अपनी नौकरी दांव पर लगाकर अकेला आ गया। इसने किसी की चिंता नहीं की, और तुम लोग जिनके लिए वो ये सब कर रहा है वो तो आराम से ये सब देख रही है। अरे तुम सब कैसे भूल सकती हो कि इस दरिंदे की वजह से तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अपने अंदर की दुर्गा और काली को जगाओ और दिखा दो इस हैवान को कि औरत कमज़ोर नहीं है। अंकुश जी की ये बातें सीधे जाकर उन लड़कियों के दिल पर लगी और उनके अंदर रोष और बदले की भावना आ गई। वो सब पूरे गुस्से में चीखते हुए दौड़ी और सब के सब आदमियों को पछाड़ दिया। उन्होंने अपने अंदर का सारा गुस्सा उन आदमियों पर निकाल दिया। रियांश तो ये देखकर डर ही गया कि इन लड़कियों में इतनी हिम्मत कैसे आ गई। वो भागने को हुआ कि किसी ने उसके सिर पर बंदूक रख दी। रियांश ने हैरानी से उस तरफ देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई, क्योंकि इसके सिर पर बंदूक अनवी ने रखी थी। उसकी आंखों में भी वही गुस्सा और बदले की भावना थी जो उसने अव्यक्त की आंखों में देखी थी। सभी ने उस तरफ देखा तो दंग रह गए। अव्यक्त ये सोचने लगा कि अनवी लॉकअप से बाहर कैसे आ गई, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उसके पीछे खड़े आनंद पर गई तो वो समझ गया कि अनवी की रिक्वेस्ट पर आनंद ही उसे लेकर आया था। रियांश कांपते हुए बोला, तुम तुम यहाँ कैसे? तुम तो लॉकअप में थी।
लेकिन अपना बदला लेने के लिए मुझे बाहर आना पड़ा। कैसे तुम्हें यूं आज़ाद छोड़ सकती हूँ? आखिर तुमने सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि हम सब लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद की हैं। कहकर अनवी ने उस बंदूक को आनंद की तरफ फेंक दिया तो सभी दंग रह गए। अनवी ने उन सभी लड़कियों को देखा और आंखों में ही कुछ इशारा किया तो उनमें से एक लड़की अंदर की तरफ चली गई। मौका पाकर रियांश भागने को हुआ कि आनंद ने बंदूक दिखाकर उसे रोक दिया। वो लड़की अंदर से एक रस्सी ले आई। सभी लड़कियों ने मिलकर रियांश को पकड़ा और एक खंबे से बांध दिया। वो चिल्ला रहा था कि कोई उसे खोल दे, लेकिन कोई कहाँ उसकी सुनने वाला था। अनवी ने पहले अव्यक्त की तरफ देखा जो कि ये समझने की कोशिश में लगा हुआ था कि अनवी क्या कदम उठाने वाली है। उसे देखकर अनवी फीका सा मुस्कुरा दी। फिर जब वो मुड़ी तो उसकी नज़र अंकुश जी पर गई। अंकुश जी ने अपनी रोती हुई आंखों को हल्का सा झुकाकर शर्म के मारे हाथ जोड़ लिए। ये देखकर अनवी की आंखें भी तकलीफ से बंद हो गई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को मजबूत किया और आनंद से लाइटर लिया। तभी दो लड़कियां अंदर से मिट्टी का तेल लेकर आ गई। अनवी के कहने पर वो रियांश के ऊपर उसे छिड़कने लगी। अब जाकर बाकी सबको ये समझ आया कि अनवी ये क्या करना चाहती थी। आज अपनी भोली सी अनवी की आंखों में उसे इतनी तेज बदले की भावना दिख रही थी। एक छोटे से चूहे के घायल होने पर भी जो खुद दुखी हो जाती थी, आज वो खुद इतनी बेरहमी से किसी की जान लेने वाली थी। रियांश अपने ऊपर पड़ते हुए उस तेल को देखकर जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन कोई भी उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। अनवी लाइटर जलाकर छोटे छोटे कदमों और बहुत ज्यादा हिम्मत और बदले की आग के साथ आगे बढ़ रही थी। वो उससे बस कुछ ही दूरी पर पहुंची थी कि किसी ने गन से फायरिंग कर दी। सभी ने पीछे मुड़कर देखा तो अनवी के ऊपर बंदूक ताने विधान खड़ा था। अव्यक्त उसे समझाने के इरादे से आगे बढ़ा कि वो अनवी पर गन पॉइंट करते हुए ही बोला, कोई आगे नहीं बढ़ेगा वरना मैं इसका एनकाउंटर कर दूंगा। सर मेरी बात सुनिए। आप पूरा सच नहीं जानते। असली क्रिमिनल अनवी नहीं बल्कि ये दरिंदा है। अव्यक्त ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो उसकी बातों पर ध्यान ना देते हुए बोला, मुझे कुछ नहीं सुनना है, और अगर ये मुजरिम हुआ भी तो इसे सजा कानून देगा। कानून? अन्वी की आवाज़ पर सभी ने उसे देखा तो वो आंखों में नमी लेकर बोली, वही कानून ना जिसने मुझे अरेस्ट किया क्योंकि मैंने 3 लोगों का खून किया था। लेकिन इस कानून ने इस दरिंदे को छुआ तक नहीं, जबकि ये सिर्फ मुझे नहीं बल्कि इन सभी लड़कियों को पल पल मारता था, हमारी आबरू के साथ हर पल खिलवाड़ करता था। इसके जैसा हर एक नया दरिंदा अपनी हवस की भूख मिटाकर जाता था हमारे साथ। इसकी वजह से हमारी ज़िंदगी मौत से बदतर बन गई थी। तब तो कोई नहीं बोला कि इसका न्याय कानून करेगा। तब उस कानून ने मेरा साथ न देकर इसका साथ दिया। तो अब मैं कैसे मान लूं कि वो कानून इसको सजा देगा? कहते हुए अनवी की आवाज़ पहले तेज और फिर बहुत तेज हो गई। उसकी आवाज़ में उसकी तकलीफ पल पल महसूस हो रही थी। विधान मुस्कुराया और बोला, तुमने बात तो अच्छी कही पर मैंने सुनी नहीं क्योंकि मैं यहाँ हूँ ही नहीं। विधान के इस सवाल पर सभी उसे हैरानी से देखने लगे। तो विधान बोला, मैं तो इस वक्त अपने शहर का दौरा कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है क्योंकि मैं तो यहाँ हूँ ही नहीं। विधान की बातों से सब समझ गए कि वो क्या कहना चाहता है। वो मुस्कुराकर आगे बोला, तुम्हारी इस तकलीफ के बारे में मुझे तभी पता चल गया था जब तुमने एसआई अव्यक्त को ये बातें बताई थी, और इसीलिए मैंने कांस्टेबल आनंद को कहा कि तुम्हें लॉकअप से बाहर निकाल दे। अब सबकी नज़र आनंद पर गई तो उसने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी। मैं चाहता था कि तुम अपने बदले की आग को बुझने ना दो, बल्कि जिसने ये आग लगाई है उसे ही जलाकर राख कर दो, क्योंकि ये मैं भी जानता हूँ कि कानून इसे सज़ा देगा, उसमें कई साल लगेंगे और तब भी सज़ा मिलेगी या नहीं ये नहीं पता। इसलिए अपने गुनहगार को तुम सज़ा दो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। कहकर विदा ने रियांश की तरफ देखा तो उसकी चीखें और भी तेज़ हो गई, क्योंकि अब उसे जो हल्की सी उम्मीद मिली थी वो भी ख़त्म हो गई। अनवी और बाकी सभी लड़कियां उसकी तरफ बढ़ने लगी। अनवी ने लाइटर जलाकर रियांश के ऊपर छोड़ दिया जिससे उसका पूरा शरीर जलने लगा और सुनाई देने लगी रूह को कपा देने वाली रियांश की चीखें। जैसे जैसे रियांश का शरीर जल रहा था उन सबके शरीर और आत्मा को ठंडक मिल रही थी। कुछ ही देर में रियांश पूरी तरह जलकर ये दुनिया छोड़ चुका था। सभी के अंदर एक सुकून और आंखों में नमी थी।
अव्यक्त ने आकर अनवी को कसकर गले से लगा लिया तो वो फफक फफक कर रो पड़ी। जैसे तैसे करके अव्यक्त ने उसे संभाला। अंकुश जी ने हाथ जोड़कर अव्यक्त का धन्यवाद किया तो उसने नामे गर्दन हिला दी। जब अनवी थोड़ा ठीक हुई तो अव्यक्त खड़ा हुआ और विधान के पास जाकर बोला, सर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतना अच्छा सीनियर मिलेगा। पहली मुलाकात में आप सच में बहुत खड़ूस लगे थे मुझे, पर असल में आप बहुत अच्छे हैं मिस्टर अग्रवाल। ये तो लोगों का नज़रिया है और वैसे भी इस शुभ काम को तो होना ही था। अगर मैं इसमें बाधा बनता तो मुझे नरक में जाना पड़ता। विधान की बात पर सभी हंस दिए। विधान ने रियांश का ऐसा केस बनाया जिससे सबको ये लगा कि रियांश की जान एक हादसे के चलते गई। 1.5 साल बाद अनवी नाश्ता तैयार है या नहीं, अपनी चमकती पुलिस की यूनिफॉर्म पहने अव्यक्त एक प्यारे से घर में अनवी को आवाज़ लगा रहा था। इतने में अंदर से अंकुश जी कुर्ता पाजामा पहने बाहर आए और मुस्कुराते हुए बोले, गुड मॉर्निंग बेटा। अव्यक्त, मॉर्निंग वार्निंग बाद में, पहले ये बताइए आपने अपनी सुबह वाली दवाइयाँ ली कि नहीं। अव्यक्त ने स्ट्रिक्टली पूछा तो अंकुश जी गर्दन झुकाकर बोले, वो पापा, चौथी बार मैं आपको ये बोल रहा हूँ पर आप सुन ही नहीं रहे हैं। कभी अपने आप भी ले लिया कीजिए ना, मुझे देर हो रही है। अव्यक्त ने कहा तो अंकुश जी मुस्कुराकर बोले, क्या करूँ, आदत पड़ गई है तुम्हारी। तब तक अनवी ने नाश्ता बनाकर टेबल पर लगा दिया। तीनों ने साथ में मिलकर नाश्ता किया। उसके बाद अनवी और अव्यक्त अंकुश जी को बाय बोलकर निकल गए। कुछ ही दूरी पर जाकर अव्यक्त ने गाड़ी रोकी जहां ऊपर लिखा हुआ था अनवी मेंटल ट्रीटमेंट हाउस। अनवी ने अव्यक्त को बाय बोला और मुस्कुराकर आगे बढ़ गई। अव्यक्त में मुस्कुराता हुआ चला गया। अंदर बहुत सारे लोग थे जो दिमागी रूप से बीमार थे और उनका न सिर्फ इलाज चल रहा था बल्कि उन्हें घर की तरह ट्रीट किया जा रहा था। आज उनका ख्याल और कोई नहीं बल्कि वही लड़कियां रख रही थी जिन्हें अव्यक्त बचाकर उस कोठे से लाया था। आज अनवी और अव्यक्त अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थे। किस्मत ने उन्हें एक जो कर दिया था हमेशा हमेशा के लिए।